क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आया हूं इकोनॉमी का यूपीएससी पैटर्न पर टेस्ट। ठीक है, इकोनॉमी के टेस्ट हैं, 50 क्वेश्चन हैं इसमें बाइलिंगुअल पे। ये रहा हिंदी, ये रहा इंग्लिश। पांचवा टेस्ट था हमारी टेस्ट सीरीज़ का। हमारे पेड ग्रुप चल रहा है क्रैश कोर्स उसमें, और टेस्ट सीरीज़ का भी चल रहा है। आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं 8564880530, और दूसरा है 9696066089। इन पे नंबर पे आप कॉल करके जो है अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, इस टेस्ट का जो हमारा है, कौन से टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड थे, वो एक बार अपने पेड ग्रुप में जाके जो शेड्यूल में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है हमारा जो टेस्ट है इकोनॉमी का, ठीक है, इसमें आपके जो आ रहे हैं सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट में टॉपिक्स जो हैं वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, राष्ट्रीय आय रेखा है, मुद्रास्फीति है, स्वरोजगार, मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी, कर नीति, फिजिकल पॉलिसी, पॉवर्टी, बजट, टैक्सेशन। इन सभी पे क्वेश्चंस जो है हमारे 50 क्वेश्चन जो अभी हम लोग अभी टेस्ट में करेंगे सारे इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे हम लोग बुक लिस्ट कहाँ से आपको पढ़ना वो भी बताते हैं, किस चीज़ पे फोकस, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे भी रहेगा, करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे टेस्ट जो है आपका यूपीएससी ओरिएंटेड था। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस वाली सीरीज में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि कंसिडर करिए फॉलोइंग स्टेटमेंट। वही हमारी जो पुरानी आदत है, हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट के बारे में का अच्छा क्या पूछा है, करेक्ट पूछा हुआ है, वेरी नाइस। अब इस पर अगर इनकरेक्ट होता तो उस हिसाब से अब एक एक स्टेटमेंट देखिए और उसमें देखिए कि इंडिविजुअली क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, आप लोग अपनी स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हैं, और उसके बाद फिर जो है जो आंसर होगा उस पर हम लोग फोकस करेंगे और एक्सप्लेनेशन पे फोकस करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा ये, भारत में स्थापित जापान की निर्माण कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का भारत के जीएनपी में कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, चीन में दिए गए इनकम अर्न बाय इंडियन प्रोफेसर फॉर हिज लेक्चर गिवन इन चाइना विल बी अकाउंटेड इन चाइनाज जीडीपी। क्या ये स्टेटमेंट सही है, बताइए। सोचिए, मतलब एक एक चीज़, एक एक वर्ड प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आप जो है एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ें। ठीक है, और कोई भी सिली मिस्टेक ना करें, पूरी अपनी नॉलेज का यूज़ करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करें। गिफ्ट, अब यहाँ पे गिफ्ट वर्ड जो है कोर वर्ड है यहाँ पे देखने वाला। गिफ्ट सेंट बाई एनी पर्सन लिविंग अब्रॉड विल बी अकाउंटेड इन इंडिया जीडीपी। मतलब इंडिया के बाहर से अगर कोई गिफ्ट भेजता है तो वो इंडिया के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आपको जो है जोड़ा जाएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जीएनपी, और आपका जीएनआई क्या होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है, नेट नेशनल इनकम क्या होता है, ये सब कुछ पेड ग्रुप में आप लोग को बताया गया हुआ है। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं भी हैं तब भी एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ईजी हैं, आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, तीसरा सही नहीं है। ठीक है, तीसरा सही नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन तो हो गया। जो गिफ्ट होते हैं ना वो अकाउंटेड नहीं होते हैं। जो पर्सन्स बाहर से गिफ्ट भेजते हैं वो जो है इंडिया की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब नेशनल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो इंडिया में काम कर रहे हैं और इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं इंडियन सिटीजन्स, ठीक, वो लोग जो रेमिटेंसेस भेजते हैं वो सब तो जोड़ा जाता है, लेकिन आपका जो है गिफ्ट विफ्ट ये सब नहीं जुड़ा जाता है। ठीक है ना। और जो पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है, जो प्रोडक्शन अगर आपका जापानीज कंपनी कोई कर रही है इंडिया में तो वो जीएनपी में नहीं जीडीपी में जोड़ा जाएगा। समझिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब आप सकल घरेलू उत्पाद जो है, मतलब आपकी इंडिया की टेरिटरी में जो है एक साल में जो है आपका जो भी फाइनल प्रोडक्ट बना है, ठीक है, अब वो जापानीज़ कंपनी हो या अमेरिका कंपनी हो, ठीक, अब तो चाइना कंपनी भी इंडिया में ही लगाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो यहाँ से यहीं पे उसका जो प्रॉफिट हुआ है उसको यहाँ पे जोड़ा जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जोड़ा जाएगा, ना कि नेशनल प्रोडक्ट में जोड़ा जाएगा। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट, इनकम अर्नड बाय द इंडियन प्रोफेसर फॉर हिज लेक्चर गिवन इन, ये सही है बिल्कुल, ये स्टेटमेंट में कोई भी रॉन्ग नहीं है। तो इस तरीके से पहले का आंसर हो गया सी। ठीक है, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट आप लोग को याद होने चाहिए। टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, लेकिन संक्षेप में किया जाएगा। जो आपको ये अकाउंट, जो नेशनल इनकम के जीएनपी, एनएनपी, एनएनआई, मार्केट प्राइस, फिक्स कॉस्ट और ये फैक्टर कॉस्ट, ये सब पे क्या होता है ये आपको पढ़ के रखना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी वाला वीडियो बंद करिए, पढ़िए, फिर आइए। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम, जो राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से कौन सी आय का हिसाब होगा। मतलब नेशनल इनकम में क्या इनमें से कौन से जो है
आपके नेशनल इनकम में ये वाले हिसाब होंगे, ठीक है ना, इनकम होंगी। तो इसमें देखिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तो होगा, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन ये भी होगा, ब्रोकर का कमीशन भी होगा, कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड में हम लोग करते हैं ना, एम्प्लॉय करता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अलग अलग होते हैं, उसमें हम लोग करते हैं अपना निवेश वेश, ठीक। तो ये सब तो नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। लेकिन रीसेल वाली कोई भी चीज़, चाहे हाउस हो चाहे कुछ भी हो, रीसेल वाली जो चीज़ें होती हैं ये नहीं जोड़ी जाती हैं, ठीक है ना। रीसेल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द किसमें, नेशनल इनकम। और बाकी जो है ब्रोकर का कमीशन हो, प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन हो, ठीक है ना, और कंट्रीब्यूशन ऑफ, ये सब जो है नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। एनसीईआरटी पे दिया हुआ है ये, बिल्कुल साफ साफ आराम से आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना अगर आपने नहीं पढ़ी है, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं, पहले वाले सेकंड वाले क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें बोला गया है कि इफ़ ए पर्सन, यदि कोई व्यक्ति नौकरी बदलने की अवधि के बीच में बेरोजगार हो तो वह पीड़ित है किस वाली बेरोजगारी से। मतलब आपके पास ए कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे थे, आप बी कंपनी में जा रहे हैं, जाने की सोच रहे थे, अब इसके बीच में जो आपका ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला पीरियड रहा बेरोजगारी का, इसको क्या बोलोगे भैया जी? इसको बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए यहाँ पे ये यानी डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए साइक्लिकल क्या है, कि भाई जब इकोनॉमी ऐसे ही चलती है, ठीक है ना, तो जब इकोनॉमी नीचे जाती है तो जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसको साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या है? स्ट्रक्चरल में यह है कि कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि 1991 के बाद में कंप्यूटर बहुत आ गए, तो कंप्यूटर जो है सरकारी अब दफ्तरों में लोग को आता नहीं था, तो कई सारे बेरोजगार हो गए। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के में जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर में जो चेंज आया, उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, वो बोला जाएगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया परफॉर्मेंस का अनएम्प्लॉयमेंट। आप लोग बताइए। और एक और अभी आया था इकोनॉमिक सर्वे में 2017 या 16 वाले में, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। कमेंट बॉक्स में लिखिए ये क्या चीज़ है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि ये जो समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं, मतलब फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है। ये देखो, ज़िंदगी में एक चीज़ तो है, अगर आपको इंक्लूसिव बात करनी, सबको जोड़ना है, पहले आपको देखो इसमें ये समझना जरूरी है कि इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है। इकोनॉमी, यकीन मानिए, सबसे इजी सब्जेक्ट है यूपीएससी का, सबसे इजी सब्जेक्ट। आप सोचेंगे ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें आप डिराइव कर सकते हो खुद से। मतलब आपको फार्मूला पता चल गया, फिर आपको चाहे कुछ भी वो क्वांटिटी दे दे, कुछ भी दे दे, आप आराम से निकाल लोगे। इकोनॉमी सेम ही चीज़ है। यहाँ पे देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ का अगर आपको मतलब पता है, तो आप जो है आपने इसको ढंग से पढ़ा हुआ है, एक ही जगह से कई बार पढ़ा हुआ है, करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ा हुआ है, तो आपका जो है यहाँ पे आंसर गलत नहीं हो सकता। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, कुछ पैसे नहीं होंगे, तो तुम कहाँ से बात कर पाओगे इंक्लूसिव ग्रोथ की? पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दूसरा वाला इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में, देखिए एग्रीकल्चर में ज़्यादातर लोग जो है अभी पॉवर्टी है, तो इन्वेस्टमेंट अगर एग्रीकल्चर में होगा तो अच्छी बात है। योग्यता माल पर अधिक सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए मेरिट गुड्स पे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर तो यहाँ पे डी है, सारे ही इसमें है। आप लोग को कमेंट में बताना कि मेरिट गुड्स कौन से होते हैं, और दूसरा ग्रिफोन गुड्स कौन से होते हैं, ठीक है। ग्रिफोन गुड्स कौन कौन से होते हैं ये आप लोग को बताना है दोनों, ठीक। और इसमें जो है रिड्यूस द इन्फ्लुएंस और इन्फ्लेशन को कम करो। भैया इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा पुअर पीपल को हर्ट करता है। कैसे हर्ट करता है समझो एग्जाम्पल से। 40 रुपये का टमाटर था, एक आदमी, गरीब आदमी, रोज़ जो है मतलब रोज़गार करके कहीं कुछ ठेला वाला चला के कुछ भी जो है उसने 50 रुपये कमाए, ठीक। अब वहाँ सब्जी आपको मालूम है, मध्य आप ढाबे पे भी चले जाओ तो आजकल जो है खाना 30 रुपये से 35 रुपये तक तो मिलता ही है। अब वही खाना अगर जो बनाने वाला ढाबा था, अब ये वाला 100 रुपये का हो गया, और सब्जियां सारी महंगी हो गई, तो ये 35 की जगह मान लो 55 रुपये की हो गई। तो हो सकता है जहाँ वो एक दिन में एक बार खा रहा था, तो वो 2 दिन में काम करके एक बार खा पाएगा। तो आप समझ रहे हो ना इन्फ्लेशन कितनी बुरी चीज़ है। हम लोग लगता है खाली हम लोग देखते हैं,
ठीक, पांचवा ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि वित्तीय समावेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है भैया जी। अगर आपको चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ तो वित्तीय समावेशन जो है आपको ये है कि लोन टाइम से मिले, ठीक है, आपके पास अकाउंट हो, आपके पास जो है सेविंग अकाउंट हो, आपके पास बैंक की अवेलेबिलिटी हो, मतलब बैंक ना हो अगर बिल्डिंग तो कम से कम बैंकिंग करस्पॉन्डेंट हो जो आपके पास आ जाए। ठीक, आपको वित्तीय मतलब लिटरेसी भी होनी चाहिए, मतलब साक्षरता भी जरूरी है, नहीं तो आप लोग को बेवकूफ़ बना देते हैं जैसे पॉन्जी स्कीम ला ला के। ठीक है, उसी तरीके से छठा जो है रिड्यूसिंग द इंटर स्टेट डिफरेंसेस, मतलब इसका ये है कि बैलेंस्ड अगर ग्रोथ आप करोगे, ठीक है, बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए, सिर्फ एक ही नहीं, ये नहीं कि दिल्ली और फिर यहाँ मुंबई और फिर यहाँ चेन्नई, समझ रहे हो, कि एक पॉकेट्स में नहीं, सब जगह करो, तभी तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगा पूरे हिंदुस्तान का। अब देख रहे हो एक क्वेश्चन से कितने सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने यहाँ समझाए, और इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप धमाड़ाम से कर लोगे, धड़ाम से, ठीक है ना। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसमें ये कह रहा है कि फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इसमें क्या देखना है, करेक्ट देखना है। ये भैया जरूर देख लिया करो, नहीं पता चला इनकरेक्ट पूछा आप करेक्ट मार्क के आगे, सिली मिस्टेक कहते हैं इसको। फिर क्या है कि पहला स्टूडेंट बोला कि पब्लिक एक्सपेंडिचर टैक्सेशन यानी कि कराधान और एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग इज इंक्लूडेड इन प्योर फिजिकल पॉलिसी। अब आपको ये क्वेश्चन अगर करना है, इकोनॉमी देखो कितना खूबसूरत सब्जेक्ट है, आपको अगर फिजिकल पॉलिसी आपने पढ़ी है तो स्टेटमेंट में कछऊ दे दे, कछऊ तो अब भी तब भी आप कर लोगे, ठीक है ना। फिजिकल पॉलिसी आपको पता होना चाहिए। अब फिजिकल पॉलिसी में सब कुछ तो है लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं हो पाए, क्योंकि ये तो आरबीआई के थ्रू होता है ना, कि भाई जैसे गवर्नमेंट का फिजिकल पॉलिसी क्या होता है कि गवर्नमेंट कैसे कैसे अपना एक्सपेंडिचर रिवेन्यू कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिक्स डेफिसिट फाइनेंसिंग जिसको मोनेटाइज डेफिसिट भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि फिजिकल डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए क्या करता है कि गवर्नमेंट जो है आरबीआई से कहता है कि पैसे छापो भैया, हमको दो लोन, तो हम जो है फिजिकल डेफिसिट को ख़त्म करें, ठीक है ना। जो ये जो घाटा हो गया है उसको ख़त्म किया जाए, तो इसमें तो आरबीआई का हो जाएगा ना प्योर पॉलिसी, क्योंकि जब आरबीआई इसमें पैसा प्रिंट करेगा तो ये मनी सप्लाई कर रहा है ना, लिक्विडिटी बढ़ा रहा है, तो ये प्योर फिजिकल पॉलिसी थोड़ी ना हुई मेरे भाई। तो उसके लिए पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द साइज ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही बात है, एक्सपेंडिचर जितना पहले गवर्नमेंट करती है बजट में डिटरमाइन, और उसके हिसाब से फिर इनकम निकालती है, मतलब टैक्स वैक्स लगा के कैसे जो उसको करेगी। तो सिर्फ और सिर्फ बी स्टेटमेंट सही है, तो टू स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में ये पूछ रहा है कि सेस और सरचार्ज, और जनरली सेस किससे होता है, सरचार्ज को हम क्या डिविजुअल पूल पे ट्रांसफर कर सकते नहीं। अच्छा, मैं जो क्वेश्चन पूछता रहा हूँ उनके आप लोग को कमेंट में, जैसे आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में बड़े ही मन लगा के कमेंट्स किए थे, प्लीज़ इस बार भी करिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन करता है, और साथ ही साथ आप लोग की तैयारी में भी 4 चांद लगा देता है, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर, अब आपको यहाँ पे तो कितना आसान है, सेस आपको पता होना चाहिए, सरचार्ज पता होना चाहिए, तो आप आराम से कर लोगे। इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ए ऑप्शन सही है, तीसरा और चौथा गलत है। एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या उसमें गलत है, ठीक है। इसमें देखिए पहला बोला गया है कि सेस जो होता है, जो सेस है वो आपका एक टैक्स इम्पोज किया जाता है ऑन द टैक्स बेस, ठीक है ना, जो कर आधार है उस पर जो है ये टैक्स इम्पोज किया जाता है, और ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए होता है। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि आजकल आपने देखा है कार्बन सेस हो गया, ठीक है, और आपका जो है और भी कई सारे सेस हैं, एजुकेशन सेस है, हेल्थ सेस है। मैं तो कहता हूँ कोरोना के लिए भी एक सेस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोरोना की वैक्सीन बन जाए फिर हटा देना यार, क्या दिक्कत है, कोरोना से बचना बहुत जरूरी है अभी, ठीक है। एक बार उससे पाला पड़ गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। सरचार्ज क्या होता है, ये टैक्स ओवर टैक्स होता है। आपने सुना है ना, जैसे कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, अंबानी टाइप लोग, तो उनके ऊपर क्या है कि भाई तुम्हें बहुत पैसा कमा लिया, एक काम करो, तुम जो है 10 लाख के ऊपर वाले हो, सालाना कमाते हो, तो तुम टैक्स जो दे रहे हो उसके ऊपर जो है 30% मान लो दे रहे हो, तो इसके ऊपर 2% टैक्स वहाँ लगा दे। ये किस लिए लगाया जाता है, ताकि जो है और ज़्यादा समानता लाई, जैसे कि इंक्लूसिव ग्रोथ वाली जो बात हो रही थी ना, उसके लिए अगर सरचार्ज का कहीं पूछा जाए तो हो, इसको आप बोल सकते हो हाँ ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, और ये जो है इसको बढ़ावा देता है इंक्लूसिव ग्रोथ को। अगर ये 2% जो एक्स्ट्रा लिया है ये हम आपको सोशल सेक्टर स्कीम और इन सब में लगाएं तो, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। अब जो थर्ड
और फोर्थ स्टेटमेंट है। इसको सही करने के लिए भाई साहब आपको डिविजिबल पूल जो है इसकी डेफिनेशन पता होना जरूरी है। अब इसमें बोला गया है कि जनरली क्या होता है कि सेस जो इम्पोज किया जाता है वो डायरेक्ट टैक्सेस पे किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। समझ में आ रहा है? एक एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। वाइल जो सरचार्ज होता है वो इम्पोज किया जाता है डायरेक्ट टैक्स पे भी और इनडायरेक्ट टैक्स पे। इनडायरेक्ट टैक्स अब कौन सा हो गया है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि वस्तु और सेवा कर, ठीक है। तो इन पे हो चुका है, अब इस पे दोनों पे होता है। बट यहाँ पे होता उल्टा है। होता उल्टा क्या मतलब है कि यहाँ पे जो आपका है जनरली जो सरचार्ज जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स पे लगता है, ठीक है, और जो सेस है वो दोनों पे लगता है, ठीक। तो यहाँ पे ये बस स्वैप इसको कर दिया गया था। यहाँ पे अगर आप सरचार्ज लिख दोगे तो आपका डायरेक्ट टैक्स पे सरचार्ज ज़्यादातर लगता है, और समझ रहे हो ना। और सेस जो है वो दोनों पे लग सकता है, डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, ठीक। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन आप लोग कमेंट में लिख के बताइए। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है आप लोग कमेंट में लिख के बताइए। मैं आपको इसके बदले में क्या बताऊंगा कि डिविजिबल पूल क्या होता है, ठीक। पूरा सौदा पक्का है ना, ठीक। देखो अब चौथा वाला जो है सरचार्ज, अब ये क्या बता रहा है कि इसको वो ट्रांसफर नहीं किया जाता है डिविजिबल पूल में, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसिप्ट फ्रॉम सरचार्ज एंड सेस बोथ आर नॉट डिपॉजिटेड, ठीक है। तो ये दोनों ही सरचार्ज हो चाहे सेस हो, ये दोनों ही डिविजिबल पूल में नहीं डिपॉजिट किए जाते हैं, ठीक। इसीलिए तीसरा चौथा स्टेटमेंट ध्वस्त हो चुका है, मतलब इनकरेक्ट थे और ये वाले नहीं जोड़े जाएंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिविजिबल पूल क्या है। डिविजिबल पूल वो पोर्शन होता है जो भी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को ने लिया है उसको, जो इसको जो है मतलब रेवेन्यू से जो है आ गया आपके पास, ठीक। अब इस वाले टैक्स से जो रेवेन्यू बना है इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, तो इसको बोलेंगे डिविजिबल पूल, ठीक। और ये डिविजिबल पूल कंसिस्ट करता है किन किन चीज़ों का? टैक्सेस का, सारे टैक्सेस का। लेकिन इसमें सरचार्ज और सेस जो हमने लगाया है, ठीक है ना, सरचार्ज सिर्फ डायरेक्ट पे और सेस दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे, उनको छोड़कर सारे टैक्सेस पे लगाया जाता है, ठीक। समझ में आ गया? ये चीज़ थी। और इसके बाद जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखो कितनी सारी से ये समझ में आई ना, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो, लेकिन सब कुछ लंबे लंबे नंबर आएंगे फिर, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो तुरंत आप देखने से पहले बता दोगे आंखें बंद करके। इंडिविजुअल इनकम टैक्स जो है ऑफ इंडिया का इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच नेचर ऑफ टैक्सेशन गिवन बिलो, ठीक। अगर जो इंडिविजुअल टैक्सेशन आपको मालूम है ना, 2.5 लाख तक कुछ टैक्स लगता है, 5 लाख तक कुछ लगता है, 7.5 तक कुछ लगता है, मतलब इतने अगर 7.5 के ऊपर करते हो तो 20% करीबन है, 10 के ऊपर करते हो तो भैया जो है आपका 30% के ऊपर है। तो ये जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स लगाया जा रहा है ये जो है ये किस नेचर का है, कहता है किस प्रकृति द्वारा किया जाता है, आपको ये बताना है। ए है प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील। दूसरा है आपका डिग्रेसिव, ठीक। यहाँ पे डिग्रेसिव होगा, ठीक है, अप्रगतिशील कराधान। और जो है तीसरा होगा प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन, और चौथा होगा रिग्रेसिव टैक्सेशन। बताइए कौन सा इसमें से होगा? अरे बता दो भाई आज तो। देखो डिग्रेसिव टैक्सेशन होगा। डिग्रेसिव टैक्सेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन दोनों के बीच का। जो इंडिया में जो टैक्सेशन है वो मिक्स है प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन का, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। अब अगर ज़्यादा ना समझ में आए तो उसको रट लो, ठीक है। हो सकता है ऐसा कुछ ना पूछ ले, खटाक से मार कर आ जाना, ठीक। इंडिविजुअल इनकम जो है टैक्स जो है इंडिया में वो इंक्रीज होता है। देख रहे हो ना, टैक्स बढ़ता जा रहा है। यहाँ 30% हो गया, यहाँ 20% के करीब था, उससे पहले और इसके नीचे और कम था, ठीक। इंक्रीजेस विद इनकम अप टू ए लिमिट, बट आफ्टर दैट अब देखो ये ऐसे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे जो है, अब देखना ये ग्राफ समझना, एकदम खतरनाक तरीके से बता रहा हूँ, ठीक। ये इनकम है आपकी, इनकम आपकी बढ़ती चली जा रही है, अंबानी बन गए आप, ठीक। लेकिन जो टैक्सेशन है वो ऐसे चला, और फिर उसके बाद आप जितनी भी इनकम बढ़ जाए आपका जो है 30% ही रहा, ठीक। सरचार्ज लगा लो भाई और 32 कुछ भी सर। तो ये जब होता है एक लिमिट तक तो बढ़ती है टैक्सेशन, लेकिन उसके बाद फ्लैट हो जाती है मेरे भाई, और इसको ही कहते हैं डिग्रेसिव टैक्सेशन। अब तो समझ में आ गया, कर लोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। 8 एक कम 8, सुनो। और इसमें पहला जो इसमें करेक्ट पूछा गया है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ डिफेंस जो है वो इंक्लूड किया जाता है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है कि कोई चीज़ है, बिस्किट लाइक खा के चबा गए इसको, ठीक है, तो ये खत्म हो गया।
तो ये इसको बोले कंजम्पशन, हम कंजम कर गए। अगर कोई अगर सिलाई टेलर वाला तो जो है सिलाई मशीन लिया था, तो उससे उसने और कपड़े वपड़े सिए, कुछ और ज़्यादा सिलाई उलाई करी, तो और कुछ प्रोडक्ट बनाया, तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? देखो सब समझ में आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा, बस जो है लगातार लगे रहना है। अब इसमें यह बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ डिफेंस इज इंक्लूडेड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। क्या ये स्टेटमेंट सत्य है? बताइए, क्योंकि यहाँ सत्य पूछा गया है। एथिक्स के अभी से तैयारी आपकी कराई जा रही है, बताइए क्या ये सत्य है? हाँ, एकदम सत्य है। दूसरा वाला स्टेटमेंट देखते हैं कि आईएमएफ कंट्रीब्यूशन जो किया जाता है, आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे एक गुल्लक रखा हुआ है जिसमें पैसा डाला जाता है। तो इसको आप ऐसे समझो ना, बिल्कुल साफ सीधी सिंपल सरल बात में, ठीक है ना? क्यों इतना तगड़ा तगड़ा बोल रहे हो? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अरे गुल्लक है इंटरनेशनल लेवल पे, सारी कंट्रीज उसमें आके पैसा डालती है जब जरूरत पड़ती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो जाती है, तो उठा के पैसा उससे वापस ले लेते हैं। और जब पैसा लेते हैं, जैसे कि हम किसी और से पैसा लेंगे तो वो भी कुछ उसमें ब्याज मांगेगा, तो हम उसको भी दे देंगे। साफ सीधी बात है, सिंपल, क्यों परेशान हो रहे हो? इस पर वीडियो लाऊंगा अभी, आज या कल में आ जाएगा। एसडीआर क्या होता है और आपका रिवर्स ट्रांशे क्या होता है, बहुत लोग परेशान रहते हैं। इकोनॉमी बिल्कुल सरल हो जाएगी, चिंता ना करना। कंट्रीब्यूशन टू द आईएमएफ और फर्टिलाइजर सब्सिडी जो हम लोग करते हैं, वो क्लासीफाई किया जाता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में। आईएमएफ और उर्वरक सब्सिडी में योगदान को विकास व्यय के तहत वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें देखिए, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल झकास था, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है बकवास था, मतलब गलत था। और इसलिए पहला जो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिफेंस एक्सपेंडिचर को हम क्लासिफाई करते हैं एज ए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन हम आईएमएफ फंड में कर रहे हैं और सब्सिडी और फर्टिलाइजर दे रहे हैं, वो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 8 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही हूं मैं फाइन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। कौन से जो ये दे रखे हैं, इनमें कौन से जो है फिस्कल डेफिसिट के पार्ट हैं, यानी कि राजकोषीय घाटे के पार्ट हैं? बताइए। आंतरिक ऋण, ठीक है ना, आंतरिक ऋण है। चलिए मैं यहाँ पे आपको मतलब 2-3 सेकंड दिया करूंगा, आप लोग पॉज करके पढ़ भी सकते हो। मैं खाली जो इसका आंसर है और एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दूंगा आपका, ठीक है? तो आपने यहाँ पे मैंने दिया 1, 2, आपने पॉज करके देखा इसे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है और पांचवा गलत है। अब मैं एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को जो है इसके साथ साथ लर्निंग भी तो होनी चाहिए भाई, और लर्निंग बाई डूइंग होता है, ये बात ध्यान रखना। आप कभी भी परफेक्ट होने के बाद कोई काम चालू करने की कोशिश करेंगे तो वो काम की अवधि खत्म हो जाएगी। ठीक, काम तुरंत चालू करो, सीखते जाओ। अब देखो पहला क्या है, इंटरनल ड्रेफ्ट, मतलब फिजिकल डेफिसिट जो है के पार्ट कौन है भाई? जो आपने घर में जो लोन लिया है, जो आंतरिक ऋण है वो होगा। ठीक, जो बाहर से ऋण लिया वो भी होगा। और जो लाइबिलिटी आपकी जो होती है ना, आरबीआई से आपने जो पैसे उसे मांगे थे फिजिकल ये राजकीय घाटे को ख़त्म करने के लिए, जिसको आजकल क्या बोलते हैं, वेज एंड मीन्स करके बोलते हैं ना, जो अब लेते हो आरबीआई से कि भैया डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी है हमें राजकोषीय घाटे को भरने के लिए, तो हमें पैसा दे दो। तो वो लाइबिलिटी भी तो जोड़ी जाएगी फिजिकल डेफिसिट में, लेकिन जो आपकी लाइबिलिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की टू स्टेट्स, ये नहीं जोड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से को हमने लोन दिया है, लाइबिलिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स, ये नहीं जोड़ा जाएगा, बिकॉज जो सिक्योरिटी हमने दिए गए हैं वो उसको नहीं जोड़ते हैं, सीधी सी बात है। और तीसरी चीज़ ये है कि सिक्योरिटीज़ जो हमने इशू करी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, सिक्योरिटीज़ हमने दी, ठीक, गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट ये एफसीआई था, हमने इसको सिक्योरिटीज़ दी, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिए और इसने हमको पैसा दिया, ठीक है ना? तो ये गवर्नमेंट की संस्था ये भी है, ये भी है, तो ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए फिजिकल डेफिसिट में इसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब आपकी इसकी डेफिसिट पता होनी चाहिए कि जितना भी लोन ये लेता है गवर्नमेंट पर्टिकुलर ईयर में, ठीक ना, फाइनेंशियल ईयर में, इसको राजकोषीय घाटा बोलते हैं। ठीक, अब जो लाइबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है स्टेट्स को, ये कई सालों में होती है, एक साल में तो होती है, तो उसको थोड़ी ना बोलेंगे, इसलिए पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, आप लोग को मज़ा नहीं आ रहा होगा ना, अभी पूछता हूँ, रुक जाइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आपसे पूछा गया है कि बताओ कि वर्तमान वर्ष के निम्न में से कौन सा अर्थ
व्यवस्था की राजकोषीय स्थिति को सबसे सटीक रूप से प्रदर्शित करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट एक्यूरेटली शो द फिजिकल कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी फॉर करंट ईयर। किसी करंट ईयर के लिए कौन सा जो है जो ये चार डेफिसिट दे रखे हैं, चारों ही आप पढ़ लेना ढंग से। यहाँ पे आंसर मैं भी बताता हूँ, आंसर है यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट। वो इसलिए आप लोग दिमाग में आ रहा होगा कि प्राइमरी डेफिसिट हो सकता है, लेकिन नहीं। प्राइमरी डेफिसिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो हम इंटरेस्ट फिजिकल डेफिसिट से अगर आप माइनस कर दो इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक, तो क्या आ जाता है पीडी, मतलब कि प्राइमरी डेफिसिट। ठीक, लेकिन आपने इंटरेस्ट पेमेंट अगर हटा भी दिया फिजिकल डेफिसिट से, लेकिन जो आपने ये पेमेंट जो लोन लिया था, ठीक है ना, उससे जो आपने कैपिटल बनाई थी, कोई मान लीजिए आपने कोई मशीनरी लगाई थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया था जो आगे और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, ठीक है ना, तो जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा के जिससे इनकम हमें प्राप्त हुई वो भी तो नहीं एक्सक्लूड हो जाता है ना। इसलिए हम पीडी को ना लेकर एफडी को लेंगे, यानी कि फिजिकल डेफिसिट को लेते हैं। ठीक, समझ में आ गई ना बात, कि मतलब जैसे आप पीडी का एफडी माइनस अगर आप ये कर दो इंटरेस्ट पेमेंट तो पीडी आ जाता है, लेकिन आपने अगर इसको एक्सक्लूड कर दिया तो आपने साथ में इसको भी तो एक्सक्लूड कर दिया कि जो आपने लोन लिया था जिससे आपने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने आपको जो पहले बताया था, मशीनरी बना के आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, प्रोडक्शन बढ़ा दिया, उससे जो इनकम हुई वो भी तो एक्सक्लूड कर दिया ना। तो आपका कैसे ये इकोनॉमी को जो है फिजिकल कंडीशन बता पाएगा एक बार में, इसलिए फिजिकल डेफिसिट होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आएगा ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 11। ठीक, अच्छा, आप लोग को डेफिसिट सारे पढ़ लेने हैं, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, और कौन सा बच्चा, बजट डेफिसिट। ये चारों पांचों आपको जो है अच्छे से पढ़ लेने हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए आपका काम आसान कर रहा हूँ, करंट अकाउंट डेफिसिट भी पढ़ लीजिएगा। 6 हो गए, मतलब बढ़ा रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो आसान हुआ ना आपका काम। लॉन्ग टर्म सोचा करो, नज़दीकी फायदे के लिए लॉन्ग टर्म का जो है नुकसान नहीं करना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें रेवेन्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट्स आर रेवेन्यू रिसिप्ट। अब आपको ये टर्म पता होना चाहिए कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, ठीक है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, और ये कैपिटल रिसिप्ट से कैसे अलग है। ठीक, चलिए आप लोग यहाँ पे 1 2 और फिर मैं पॉज करके, अब आप लोग पॉज करिए और आंसर बताएं कुछ करिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। इसमें पूछा गया है कि कौन से रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है, यहाँ पे रेवेन्यू का मतलब यह है कि एक साल के अंदर जो हमें कोई पैसा वैसा मिला है, रिसिप्ट मिली है, उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे, और एक साल के बाद वाले क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। ये जो बजट से रिलेटेड जितनी टर्मोलॉजी है ना, वो ढंग से पढ़ लेना। indiabudget.gov.in करके कुछ है, वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट से ही पढ़ना। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी भी तो आपने पढ़ ली होगी, तब भी मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही पढ़ लेना, क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट बनाता है यार। कौन? अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो देखिए पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है कि इंटरेस्ट जो हमें रिसीव हो रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ, इंटरेस्ट आपके जो रिसीव हो रहे हैं आपके टेलीकम्युनिकेशन से वो, और जो टैक्सेशन से जो हमें मिल रहा है, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। ठीक, जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है आपको किससे, टेलीकम्युनिकेशन, कौन कौन, ये वोडाफोन, एयरटेल, इन सब से। लेकिन जो रिकवरी ऑफ लोन हो रही है गिवन टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, अब ये स्टेट्स को आज हमने लोन दिया 2020 में, अब ये 30-35 सब लौटाएंगे, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट थोड़ी ना हुआ। ठीक, जो लोन, रिकवरी ऑफ लोन हो रही है, अगर वो इंटरेस्ट पेमेंट की बात होती तो वो जोड़ते हैं, लेकिन प्रीमियम पूरी बात हो रही है तो फिर वो तो कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से जो डेब्ट और प्रॉफिट रिसीव्ड होता है आरबीआई से, वो भी किस में आता है, वो भी आता है आपका कैपिटल रिसिप्ट में, ना कि रेवेन्यू रिसिप्ट में। ये तरीके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 12। ठीक है, और 12 में ये पूछ रहा है कि भैया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मनी सप्लाई विल बी मैक्सिमम। जो मनी सप्लाई है, धन किस स्थिति में धन की आपूर्ति अधिकतम होगी। ठीक है ना, मनी को हम कैसे जो है सबसे ज़्यादा मानेंगे, तो इसमें आपको देखना है, आप पॉज करके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, जब फिजिकल डेफिसिट इज बैलेंस्ड बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसको मैंने बताया था मोनेटाइज डेफिसिट भी कहते हैं, जब राजकोषीय घाटे को भरने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई से कहता है कि पैसा लाओ। ठीक है ना,
नहीं तो, हाँ नहीं तो समझ लो, गवर्नमेंट गुंडे की तरह मांगता है आरबीआई से कि पैसा दो, डेफिसिट मुझे जो है डेफिसिट को फाइनेंस करना है, फिजिकल डेफिसिट हो गया है। तो ये सबसे ज़्यादा क्यों होगा, ये जानना जरूरी है, क्योंकि कई सारे इसमें कंफ्यूजिंग टाइप के स्टेटमेंट्स हैं कि बजटरी डेफिसिट इज बैलेंस बाय द डेफिसिट फाइनेंसिंग। सब जगह डेफिसिट फाइनेंसिंग से बैलेंस कर रहे हो, लेकिन फिजिकल डेफिसिट वाला आंसर ही क्यों है, क्योंकि जो साइज होता है फिजिकल डेफिसिट का, ये इन सारे, बहुत ध्यान से वाले क्वेश्चन पढ़ना, एक आगे क्वेश्चन आने वाला है जो इससे कुछ रिलेटेड है, इसलिए थोड़ी सी तो को हिंट दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो बजटरी डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, इन सबसे बड़ा डेफिसिट कौन है, फिजिकल डेफिसिट। अगर हम इसको अब बैलेंस करेंगे तो बड़ा अमाउंट ही तो करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए भी। इसीलिए जितने भी हैं मनी की सप्लाई जो है, क्योंकि डेफिसिट मोनेटाइज डेफिसिट या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या है कि मनी की सप्लाई तो करता ही है ना आरबीआई मार्केट में। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी, बी में ही होगी, फिजिकल डेफिसिट को ढकने के लिए। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें यहाँ पे पूछा गया है कि अगर बजटरी डेफिसिट को अगर हम जीरो कर दें तो मोनेटाइज डेफिसिट किस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, जो स्टेक ऑफ आरबीआई इन पब्लिक बोरोइंग। ठीक है, मोनेटाइज डेफिसिट जो होता है, जिसको मैं बार बार बता रहा हूँ पूछा जाएगा इस बार, ये इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने लाख से ऊपर करोड़ रुपया आरबीआई से लिया है पिछले साल। ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब यहाँ पे कवर किया जा रहे हैं, ताकि आप लोग का क्वेश्चन सही हो जाए और आप मुझे याद करें बाद में। ठीक है, तो जो मोनेटाइज डेफिसिट की लायबिलिटी किस पे, आरबीआई पे है। अब बजटरी डेफिसिट अगर जीरो हो गया, ठीक है ना, बजटरी डेफिसिट अगर जीरो हो गया तो इट विल डिपेंड ऑन द स्टेक्स ऑफ आरबीआई इन पब्लिक डेट्स। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि भाई जो बजटरी डेफिसिट क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल जो आपका रिवेन्यू है, इन दोनों को माइनस करेंगे। अगर ये जीरो हो गया, ठीक, तो मोनेटाइज डेफिसिट जो है, जितना आरबीआई जो पब्लिक बोरिंग में करके स्टेक इसके होंगे, उतना ही इसको जो है बराबर कहलाएगा। क्यों, है ना, आरबीआई को और किसी में दे भी नहीं रखा है। और देखो ऑप्शन में कितने बेकार बेकार, अमाउंट ऑफ नेट एक्सटर्नल बोरोइंग इज फिजिकल डेफिसिट, नहीं। ठीक है, अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय पब्लिक टू द गवर्नमेंट, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मोनेटाइज डेफिसिट की बात हो रही है तो आरबीआई का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे यहाँ पे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछने लगता है सब यहीं पे पता चल जाएगा आपको। स्टेटमेंट नंबर 1, इसमें बोला गया दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है रेवेन्यू डेफिसिट और ग्रांट्स गिवन टू कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने अभी आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। पहला स्टेटमेंट सही है क्या, बताइए। इट मेन पर्पज इज टू शो द स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस इन रेवेन्यू अकाउंट। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस जो हो रहे हैं वो दिखलाने के लिए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को लाया गया है। रेवेन्यू अकाउंट कौन सा होता है, एक साल के अंदर वाला। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल झकास है। ठीक है, और इसीलिए जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इससे थोड़ी रिलेटेड थोड़ी जानकारी ये है कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है बजट 2011, केंद्र का जो बजट था 2011-12 से स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि करेक्ट, पहले तो बात पूछी गई है इसमें, द पब्लिक डेप्थ, केंद्र के सार्वजनिक ऋण में आंतरिक उधार, बाहरी उधार और अन्य देनदारियां शामिल हैं। पब्लिक डेप्थ जो होती है सेंटर की, इसमें इंक्लूड करता है इंटरनल बोरोइंग, एक्सटर्नल बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। मैंने अभी पहले भी ये बताया था आपको, बिल्कुल झकास स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। देयर पेमेंट इज चार्ज्ड एक्सपेंडिचर टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमी प्लस पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, कि चार्ज एक्सपेंडिचर बताओ ना, चार्ज एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है जिसपे पार्लियामेंट से वोटिंग की जरूरत नहीं होती है। बजट में उसको खाली मेंशन कर दो, बता दो कि चार्ज एक्सपेंडिचर है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, अलाउंसेज, ये सब होते हैं, प्रेसिडेंट की, ठीक, सीएजी की, उनके जो है वोटिंग नहीं होती वाला जो है पैसा इतना लिख दोगे वो विदाउट वोटिंग पार्लियामेंट से हुए पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो पब्लिक डेप्थ है, मतलब गवर्नमेंट की जो डेप्थ है, अगर इस पर वोटिंग ही नहीं हुई तो फिर पार्लियामेंट बनाई क्यों, क्या चेक एंड बैलेंस कहाँ हुआ फिर। ठीक, थोड़ा दिमाग लगाओ
पूरी सब जगह से अब यूपीएससी भी एग्जॉस्ट होता जा रहा है। अब देखिए स्टेटमेंट कैसे बनाएगा, 2 स्टेटमेंट दिए, एक करंट अफेयर का, एक जो है बेसिक से, सामान्य ज्ञान से, जीएस स्टडी, जनरल स्टडीज से, ठीक, या फिर जो है 2 सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट जो है इकोनॉमी का, दूसरा पॉलिटी का, जोड़ के एक ही टॉपिक से। समझ रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन ही अपना चालू करेगा वो। एक में जो है फैक्ट पूछेगा, एक में कॉन्सेप्ट पूछेगा। इस तरीके को, अगर ये 2 स्टेटमेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा, वो बना भी रहा है। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा सिर्फ, ठीक है ना, पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, क्या करेक्ट पूछा गया है, ये कह रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स इज ए टैक्स इम्पोज ऑन द नेट प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। मतलब कोई कंपनी पेन बनाने वाली है, उसने अगर 100 पेन बनाए और अगले साल उसने 200 पेन बनाई, तो प्रोडक्शन बढ़ गया, तो उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। बताइए, क्या आपने एक टैक्स का नाम सुना है, एड वोलेरम? ये कौन सा टैक्स होता है बताइए आप लोग, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इज ए टैक्सेशन ओवर जीरो टैक्स कंपनीज। बिल्कुल सही, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट पे होता है, ना कि प्रोडक्शन पे होता है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, द रेट ऑफ एमएटी मतलब मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इज जनरली कैप इक्वल टू द रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमें ज़्यादातर कम होता है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होता है? कई बार देखिए, टैक्स के जो लॉज बने हुए, इनकम टैक्स एक्ट है, ये सब है, इसमें क्या होता है, कई सारे लूप होल्स होते हैं, ठीक। उन लूप होल्स को यूज़ करते हुए कई सारी कंपनियां क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक एक एक्सप्लेनेशन बिल्कुल झकास तरीके से। कई सारे जो कंपनीज होती हैं वो क्या है, इन लूप होल्स को टैक्स के जो अधिनियम थे, एक्ट थे, उसके अंदर लूप होल को एक्सप्लॉइट करते हुए कंपनियां प्रॉफिट तो कमा रही हैं, डिविडेंड भी दे रही हैं अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक, डिविडेंड भी दे रही हैं शेयर होल्डर्स को, लेकिन टैक्स मतलब गवर्नमेंट को जो कर है, रेवेन्यू है जो उनके खजाने में जाना चाहिए, वो जीरो है। क्यों? क्योंकि ये जो टैक्स में लूप होल्स थे, इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक। कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रस्ट बनवा लिया, टेम्पल में पैसा दे दिया, समझ रहे हो, मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ऐसी की तैसी इसका ये जीरो टैक्स कंपनीज की, अगर भैया तुम काम कर रहे हो, प्रॉफिट दे रहे हो, तो हमें कुछ नहीं पता, तुम्हें 18% शायद इस पे आसपास है, जीरो टैक्स का कोई लफड़ा नहीं है, 18% आपको देना ही पड़ेगा। और कॉर्पोरेट टैक्स आपको मालूम है कि अभी अब 25 के करीब हो गया है, तो 25 ही हो गया शायद, तो ये इसके बराबर थोड़ी ना हुआ, कम है, ठीक, कम है आपके कॉर्पोरेट टैक्स से, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट सही होगा, बी वाला सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और आगे जो है खूब सारे लोग से जो भी नीडी हैं सबको फैलाइए, इस समय कोरोना को रोकिए और अच्छे कंटेंट को आगे बढ़ाइए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, कैपिटल गेन टैक्स। आप समझ, एक एक अगर आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी हुई है कि कोई चीज़ थी, आपने उसको बेचा, मान ली 100 रुपये की चीज़ थी, 120 रुपये की बेची, तो 20 रुपये का आपको कैपिटल का गेन हुआ, इस कैपिटल पे 20 रुपये गेन हुआ, इस गेन पे आपको टैक्स देना है। देख रहे हो, सिंपल सी चीज़ें हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है, आपने वो तो कर ही लिया होगा पॉज करके, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी सही होगा, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ वाला गलत है, ठीक है ना। इसमें जो है, पहले तो टैक्स इम्पोज ओवर प्रॉफिट गेन्ड बाय सेलिंग ऑफ ए प्रॉपर्टी एट इंक्रीज प्राइस देन परचेजिंग कॉस्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये वाला जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और तीसरा है प्रॉफिट अर्न बाय एन आर्टिस्ट फ्रॉम इन्फ्लेटेड प्राइस ऑफ दिस आर्ट वर्क आफ्टर गेनिंग पॉपुलैरिटी। किसी ने आर्ट बनाई, ठीक है, और वो जो है पॉपुलर हो गया, अब उसकी वही जो आर्ट थी पहले 150 रुपये की थी, अब 1.5 करोड़ रुपए की हो गई, तो जितना उसने कैपिटल इस पर गेन किया उस पर टैक्स देगा। अब जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होता है वो नॉट अकाउंटेड होता है इन दिस टैक्सेशन। ऐसा नहीं मेरे दोस्त, इन्फ्लेशन जो चल रहा है 4-5% जो भी है, वो इसमें जोड़ा जाता है। समझ में आया, ठीक। और जो इसमें जो है दूसरा स्टेटमेंट है कि जो टैक्स इम्पोज करते हैं हम, प्रॉफिट गेन्ड बाई इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट, क्वांटिटी कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है ना। जो वैल्यू उसके जो आपके सेम उस पर जो है दाम जो बढ़ के मिले, जो कैपिटल का गेन हुआ, उस पर टैक्स लगा देना, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इफ एनी एसेट इज सोल्ड एट द प्राइस मोर देन इट्स परचेजिंग देन इट इज कैपिटल गेन, वेल टैक्सिंग ओवर दिस इन्फ्लेशन इज एडजस्टेड। अब आप लोग को बताना है कि लॉन्ग टर्म
और शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स क्या, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? यूपीएससी ने पिछले साल 2019 में या 18 में मेंस में क्वेश्चन पूछा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 में ये पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है कि द रिलेशन फाउंड बिटवीन चेंजेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू caused by increased national income and government effect is called tax buoyancy। टैक्स buoyancy आप लोग को मालूम है क्या होता है? बताइए। पहला स्टेटमेंट सही है तो यहीं पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। बढ़े हुए राष्ट्रीय आय और सरकारी प्रयासों के कारण कर राजस्व के परिवर्तन के बीच पाए जाने वाला संबंध कर उछाल कहलाता है। बॉयंट मतलब तैरते रहना। जैसे नदी है तो इस पे ये जो है कोई चीज़ पड़ी हुई है और नीचे डूब नहीं रही है, तैर रही है। तो मतलब जैसे जैसे इनकम, नेशनल इनकम बढ़ती है और गवर्नमेंट एफर्ट की वजह से, तो उसके हिसाब, उसकी वजह से जो है टैक्स भी बढ़ता है, तो उसको टैक्स बॉयंसी बोलते हैं। दूसरा वाला स्टेटमेंट बताइए कि सही है कि नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक, पहला स्टेटमेंट सही हो गया, इसका ए ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना, यही तो होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट है चेंज इन टैक्स रेवेन्यू, मतलब आपने पहले 20% ले रहे थे, आप मान लो आपने 15 कर दिया या 25% कर दिया। तो इस तरीके से अगर चेंज इन टैक्स रेवेन्यू बाय द गवर्नमेंट टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म इज कॉल्ड टैक्स इलास्टिसिटी। क्या ये सही है? नहीं, ये भी टैक्स बॉयंसी का ही स्टेटमेंट है। और टैक्स इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है कि अगर ग्रोथ हो जाए टैक्स रेवेन्यू में, ठीक है, ये गुल्लक है टैक्स रेवेन्यू वाला, और ग्रोथ हो जाए टैक्स रेवेन्यू बाय रिजल्टिंग ऑफ इंक्रीज इन, अगर आपकी ग्रोथ हो रही है नेशनल इनकम की, जैसे हम लोग कह रहे हैं ना 2 पॉइंट कुछ 8 हम लोग की है ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर, हम कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है 2024 तक। तो अगर हमारी इंक्रीज हो गई ये इनकम, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, तो हमारा अगर टैक्स रिवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है उसी हिसाब से, तो उसको बोलेंगे टैक्स इलास्टिसिटी। इतने सरल आसान एग्जाम्पल से बढ़िया कोई एग्जाम्पल आपको कोई यहाँ पे बता नहीं सकता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, ये भी टैक्स बॉयंसी वाला ही था, ठीक है, और इसलिए आंसर यहाँ पे क्या हो गया? आंसर हो गया आपका ए। अब ये वाला जो टैक्स है इन्फ्लेशन टैक्स, इट इज़ ए पूछा गया क्या ये सही है? पहली बात तो कि इज ए डिसगाइज टैक्स, बिल्कुल बताइए सही है कि नहीं। इट रिड्यूसेस द रियल इनकम ऑफ पीपल, दोनों ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। 19 का सी हो जाएगा। डिसगाइज टैक्स तो वही है, इन्फ्लेशन टैक्स तो ना कोई गवर्नमेंट लगाती है, ये तो महंगाई की वजह से। अभी अभी जो है, पहले आपको 100 रुपये में मान लीजिए 2 किलो आम मिल रहे थे, मतलब मैन गो, जब मैन चला जाता है तो आम खाता है, ठीक है। तो 2 किलो आम अगर आपको मिलते थे 100 रुपये में, और महंगाई बढ़ गई इतनी ज़्यादा कि 100 ही रुपये का हो गया, क्योंकि अभी तो 50 रुपये का था, अब 100 ही रुपये का हो गया, तो आपको 1 किलो मिलेगा। तो एक तरीके से ये टैक्स ही तो लग गया, ठीक है ना, डिसगाइज टैक्स है, ठीक। और जो है दूसरी चीज़ है कि रियल इनकम, ये रिड्यूस कर देता है रियल इनकम ऑफ पीपल। अब देख लो, उसी में सामान कम मिल रहा है तो रियल इनकम इनकी कम हो रही है ना, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि यदि किसी संघीय सरकार की आय उसके व्यय की आवश्यकता से अधिक है, ठीक है ना, तो जबकि राज्यों की आय उनके कार्यों के आवश्यक व्यय से कम है, तो इसे क्षैतिज संघीय राजकोषीय असंतुलन कहा जाता है, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फेडरल फिस्कल इम्बैलेंस। क्या ये सही है? इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बजटरी रिसिप्ट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, ये कई सारी स्टेट्स हैं। अब अगर कोई डिफरेंस है बजटरी रिसिप्ट, मतलब जितना खजाना इनके पास आया, ये गुल्लक बना लिया करो हमेशा, रेवेन्यू मतलब रिसिप्ट मतलब खजाना आ रहा है, और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है मतलब ये जा रहा है। अगर इसमें डिफरेंस है, ठीक, हर इस जो स्टेट 1 है इसका अलग है, स्टेट 2 है, मान लीजिए इसका 50 रुपये है, इसका 100 रुपये है, इसका माइनस हो गया है कुछ, इसका जो है 200 रुपये है, सबका अलग अलग है, तो क्या इसको वर्टिकल फेडरल फिस्कल इम्बैलेंस बोलेंगे क्या? अब यहाँ पे आपको जो है डायग्राम से पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल फेडरल फिस्कल इम्बैलेंस है, और तरीके से जो सेंटर और स्टेट के बीच में बात हो रही थी ये वर्टिकल है। यहाँ पे खाली ये वाला अगर आप यहाँ ले और ये वाले को हॉरिजॉन्टल को नीचे लाओ तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे गलत है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओ ये तो बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें बोला गया है कि कंसिडर करिए स्टेटमेंट को, करेक्ट पूछा गया। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है ऑन मार्जिनल और इफेक्टिव टैक्स रेट इज नोन एज फिस्कल फ्लोर फिक्शन। अब ये कई लोगों को याला जो है नहीं पता होगा फिस्कल फ्लोर फिक्शन क्या होता है। जो इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का ऑन मार्जिनल या फिर इफेक्टिव टैक्स रेट इज नोन एज फिस्कल फ्लोर फ्रिक्शन। तो एक स्टेटमेंट सही है क्या? दूसरा स्टेटमेंट पूछ रहा है इन दिस कंडीशन इवन आफ्टर नो इंक्रीमेंट इन द रियल इनकम ए पर्सन हैज़ टू पे मोर टैक्स। अब इनकम बढ़ रही नहीं है, ठीक, मान लीजिए किसी की 20,000 रुपये थी सैलरी, तो वो 20,000 जो है 20,000 रही, लेकिन उसको फिर भी टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई दर बढ़ गई, तो उसके पास जो है उसको टैक्सेशन भी तो उस हिसाब से बढ़ के देना पड़ेगा ना, इसलिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इवन आफ्टर नो इंक्रीमेंट इन रियल इनकम ए पर्सन हैज़ टू पे मोर टैक्स, जो है क्योंकि महंगाई दर बढ़ गई और पैसे की जो है कीमत घट गई है, तो वो टैक्सेशन जो है आपको जो है ज़्यादा ही पड़ेगा। इसको देखिए यहाँ पे जो बोला गया है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन मार्जिनल और इफेक्टिव टैक्स रेट इज नोन एज फिस्कल फ्लोर फ्रिक्शन। अब आप अगर सेविंग अकाउंट में अपने पैसे देते हैं तो उसमें आजकल जो है 3.5 से करीबन 4% तक आपको जो है सेविंग डिपॉजिट रेट मिलता है, लेकिन इन्फ्लेशन अगर 6% चल रही है तो आप ये समझ लो कि आपको मान लीजिए 100 रुपये आपने डाले थे, 1 साल बाद निकाले तो यहाँ के हिसाब से आपको 104 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 6% इन्फ्लेशन मिल रही है, तो आपको जो है यहाँ पे 2 रुपये का नुकसान हो गया एक तरीके से। ठीक है ना, इन्फ्लेशन, क्योंकि आपके पैसे की कीमत जो है वो कम हो गई, आपको जो ब्याज मिल रहा है वो कम है और जो इन्फ्लेशन रेट है वो ज़्यादा है, तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो आपको घाटा हुआ, इसी को बोलते हैं फिस्कल फ्लोर फ्रिक्शन। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टेटमेंट बताए गए हैं कि बताइए कि मोस्ट अप्रोप्रिएटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब नेशनल इनकम को मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कौन सा स्टेटमेंट करेगा? सारे स्टेटमेंट पढ़िए आप। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर सी, मतलब जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है? आफ्टर एडिंग सब्सिडी और सब्ट्रैक्ट कर दो डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तब जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनता है उसको ही नेशनल इनकम हम मोस्ट अप्रोप्रिएटली मैंने नेशनल इनकम बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर आप जब ऐसा ग्रॉस, तो मतलब ये क्या आ जाएगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, जिसको मोस्ट अप्रोप्रिएट नेशनल इनकम बोला जाता है। ठीक है ना, एट मार्केट प्राइस। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ये जीडीपी ईडीपी ये जो है सब आपको आना चाहिए, बहुत बेसिक है ये। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए कि कौन से सही है कौन कौन से गलत है। यहाँ पे ट्रेंड वाले क्वेश्चन आ गए, ट्रेंड वाले क्वेश्चन आ गए। इसमें काम किया करो, ऐसे बनाया करो, ऐसे करके ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, फिर इसको एक्स ले लो, इसको जो भी आपको मन करे। तो इसमें बोला गया कि पिछले 5 ईयर प्लान से ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी, मतलब जो है सकल घरेलू उत्पाद जो है वो लगातार बढ़ा है। मतलब अगर आप 10 सालों में पिछले देखो तो आपका जो है जीडीपी हमेशा बढ़ता चला जा रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। जब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो आपने देखा ये ए भी नहीं हो सकता, ठीक है, और सी भी नहीं हो सकता, और बी और डी में से हो सकते हैं। ठीक, ये होता है एलिमिनेशन मेथड। फ्रॉम फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू टिल नाउ, पहले 5 ईयर प्लान जब 1950 से और अभी तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी हमेशा बढ़ता रहा है। क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। ऐसा होता तो फिर तो मज़ा ही आ जाते। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो मतलब ये भी गलत है, बच्चा डी ऑप्शन। लेकिन तीसरे पढ़ लेते हैं। अलॉन्ग विद द जीडीपी ग्रोथ ग्रॉस सेविंग रेट हैज़ बीन इंक्रीज्ड कंटिन्यूसली। जो सेविंग जो हम लोग करते हैं ना, सेविंग जैसे हमने सारा अपना इनकम आई, ठीक, इनकम से घर के जो खाने पीने के खर्चे वो सब निकाले, ठीक, और उसके बाद जो है निकालने के बाद जो पैसा बचा उसको जिसको हमने जो है बैंक में सेविंग या इस तरीके से डाल दिया, ठीक, या गोल्ड खरीद लिया, कुछ खरीद लिया। तो गोल्ड खरीदोगे तो वो तो नहीं होगा। अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदो तो सेविंग, मतलब
जो है आपका ऑर्गेनाइज्ड फिजिकल ट्रांजेक्शन अगर करते हो और सेविंग करते हो तो सेविंग रेट उसको कहते हैं, सेविंग कहेंगे। और सेविंग रेट पूरा ओवरऑल अगर देखा जाएगा पिछले साल के मुकाबले तो सेविंग रेट माना जाएगा कि हाँ 30% बढ़ रहा है, या फिर जीडीपी का कितने परसेंट जो है सेविंग है तो उतना परसेंटेज हो गया। ठीक, तो ये कह रहा है कि अलॉन्ग विद द जीडीपी ग्रोथ, जो जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही थी, और ये एम्प्लॉयमेंट है, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, तो इसके साथ ही साथ जो है सेविंग रेट भी लगातार बढ़ रहा है, तो ये भी बिल्कुल ध्वस्त हो गया। और तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी। आपको इकोनॉमिक सर्वे से, इकोनॉमिक सर्वे का जो है मेरा पढ़ा हुआ है, आप इकोनॉमिक सर्वे और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्च करेंगे तो 50 क्वेश्चन बहुत ही एक्सक्लूसिव आपको मिल जाएंगे। ठीक, वो वाले आप सॉल्व जरूर करके जाना यूपीएससी के एग्ज़ाम, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम कभी भी हो, यूपीएससी में कभी सिलेबस आपका पूरा नहीं हो पाएगा, ये बात दिमाग से निकाल देना। जितना टाइम मिल जाए उतना अच्छा है, नहीं तो एग्ज़ाम कभी भी 1 साल बाद भी हो जाए ना, तब भी आप कहोगे यार टाइम कम रह गया। तो इसलिए टाइम कभी नहीं रहेगा, जितनी अच्छी मेहनत करते रहो उतना ही बढ़िया है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्लो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में प्रति व्यक्ति आय की धीमी विकास दर को अधिक प्रभावित करते हैं। कि मतलब ये हमारी जो पर कैपिटा इनकम है आज के टाइम पे भी अगर पीपीपी के उसमें देखा जाए तो करीबन, या फिर नॉर्मली देखा जाए तो करीबन जो है $2100 के आसपास है। ठीक है, 2008 की है ये वैल्यू। आप लोग कमेंट में लिखिए जो सही लगे, आप जो सर्च करके कौन सी है, 2100 करके है या फिर मतलब इसी के आसपास है। तो ये और मतलब कम क्यों है, धीरे धीरे क्यों बढ़ रही है, इसके क्या फैक्टर्स हैं। 4 यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग को बताने हैं कौन सा सही है। तो देखिए, पहला, दूसरा और चौथा तो सही है। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, आउटपुट और प्रोडक्ट रेशियो, मतलब आपकी जो मशीनरी है और जो प्रोडक्ट निकाल रही है उसका एफिशिएंसी कम है। ठीक, ये जितना लो होता है, जितना लो होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो उतना अच्छा होता है। कैपिटल ऊपर है, ठीक, और आउटपुट नीचे है, समझो। अब ये आपने कैपिटल एक सिलाई वाली मशीन ली और वो एक ऐसी मशीन ली जिससे मतलब आउटपुट मान लीजिए ये 100 रुपये की थी, और आपने अगर 1000 रुपये की चीज़ निकाल दी, आउटपुट निकाल दिया, तो ये कम हुआ तो बढ़िया है ना। अगर आप 100 रुपये की चीज़ निकाल लो और 10 ही रुपये का आउटपुट निकाल लो तो ये खराब हुआ ना। तो जब ये नीचे डिनोमिनेटर में है तो ये हाई कब होगा, जब कैपिटल की वैल्यू ज़्यादा होगी, आउटपुट कम निकल रहा होगा, तब हाई होगा। तो हाई जो है एफिशिएंट नहीं कहलाएगा, इसलिए वो अच्छा नहीं है। तो ये कह रहा है कि क्या इसकी वजह से भी जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो स्लो है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना एक एक चीज़। इसके बाद ये है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब आपको जो है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम की आपको जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला मतलब टोटल इनकम, ठीक, और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो इसकी वजह से भी तो स्लो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसीलिए जो है तीसरा स्टेटमेंट क्या, इंक्रीज फिजिकल डेफिसिट। नहीं नहीं नहीं, फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होने से वो कहीं लिंक ही नहीं है। ठीक है ना, इंक्रीजिंग फिजिकल डेफिसिट इज नॉट लिंक्ड विद स्लो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। ठीक है ना, आप ये देखो ना फॉर्मूले में कहीं पे फिजिकल डेफिसिट की बात कह रहा है क्या। तीसरा, चौथा ये है कि इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, एनर्जी, अगर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच ही नहीं रही है, मतलब कोई ऐसी जगह है रूरल एरियाज़ में जहाँ पे बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट सब कुछ बनाते तो हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे कैसे लोग जो हो पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, है ना, इंटरनेट नहीं है, तो कैसे हो पाएगा। इसलिए भी जो है पर कैपिटा इनकम जो है हिंदुस्तान की स्लो बढ़ तो रही है, बट स्लो ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 24 में कौन सा हो गया, ए हो गया आपका सही। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया, व्हेन ए कंट्री रिसीव्स मच फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड मच इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द कंट्री इन फॉरेन कंट्रीज, इन दैट कंडीशन मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक कंडीशन इज। अब ये फॉरेन वॉरेन ये सब ज़्यादा कर रहा है तो भैया समझ जाओ कि नेशनल होगा। नेशनल मैंने आपको बताया, सिर्फ जो भारतीय बाहर काम कर रहे हैं और जो अंग्रेज और या फॉरेनर्स इंडिया में काम कर रहे हैं, दोनों लोग कुछ ये पैसा इंडिया में भेज रहा होगा, ये इंडिया है, इंडिया में काम करने वाले अपने देश में
बेच रहे होंगे फॉरेनर्स, और ये बाहर वाले जैसे वेस्ट एशिया में रहते हैं ना, सऊदी वऊदी में, वो लोग पैसा घर पे बेचते हैं, तो इन दोनों का निकाल के मायने मतलब नेट बन निकालते हैं, ठीक है। तो ये इसको जो है नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेट जो है, नेट क्या है, ग्रॉस में क्या होता है कि आप मूल्यह्रास को नहीं निकालते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका मूल्यह्रास नहीं निकालते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते हैं, लेकिन जब नेट होगा तो डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर दोगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जो है डी ऑप्शन जो मैंने आपको पहले बताया था, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होगा वो यहाँ पे जो बात कह रहा था ये वाली स्टेटमेंट में, ये इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजरमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो 25 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द रीजन दैट पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस। अब दो तरीके के प्राइस होते हैं, एक होता है कांस्टेंट प्राइस और एक होता है करंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस हमारा किसी एक बेस ईयर पे आधारित होता है, बेस ईयर पे आधारित होता है, जैसे 2011-12 पे अगर आपने कर रखा है, ठीक। और करंट ईयर क्या है कि अभी इस साल का पिछले साल से आप निकालोगे, मतलब 2020 का ऐसे आप निकाल लो तो 2019 से निकालोगे, ठीक है ना, तो इसको करंट प्राइस बोलेंगे। तो ये कह रहा है कि पर कैपिटा इनकम जो करंट प्राइस पे होती है वो ज़्यादा होती है फिक्स प्राइस से, यानी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है यहाँ पे ड्यू टू इन्फ्लेशन रेट, ठीक। इन पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस, इन्फ्लेशन जो है वो भी एडजस्ट किया जाता है, तो इन्फ्लेशन की वजह से जो है ऐसा लगता है कि ज़्यादा पैसे हो गए हैं पर कैपिटा की वजह से, तो उसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन की वजह से ये ज़्यादा लगता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि जो इट इज़ एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस किया गया कि दैट इन इंडिया small industries are not as profitable as big industries. Despite that, why important is given to the worthfulness of small industries. स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है इंडिया में, फिर भी इनको इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, इसको जो है 4 में से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, पहला और चौथा सही है कि एम्प्लॉयमेंट डीपनिंग की वजह से, और दूसरा गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू लेस स्किल्ड फोर्स, ठीक है ना, इसलिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को हम लोग बढ़ावा देते हैं। जो दूसरा और तीसरा है वो गलत है, ठीक। फॉर रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस बाय इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, रीजनल इम्बैलेंस मैंने आपको पहले ही बताया है कि लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ठीक है ना। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस, और ना ही ये लोग एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव है। हम एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा ना बढ़ावा दे रहे हैं, वो है ही नहीं है एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। खाली जो मेन चीज़ है वो यही है कि लेस स्किल्ड वर्कर्स, कम कुशल कार्यबल को रोजगार देने के लिए और रोजगार को गहरा करने के लिए हम लोग कर रहे हैं कि हर जगह जो है रोजगार लोगों को मिले इसके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स जो दिए गए हैं, ये 3 मेजर्स कैन बी यूज टू कंट्रोल फिजिकल डेफिसिट, ठीक। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपाय का उपयोग किया जा सकता है, ये बताए दो आज, ठीक। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन जो है यानी कि तीनों ही आपके जो है ये कारगर हो सकते हैं फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए। इंड्यूसिंग द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, शेयर्स में आके पैसा डालते हैं और जो है आपका किसी कंपनी जैसे अंबानी की है, विप्रो की है, तो उसके पैसे प्राइस बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इससे भी आप मेज़र, ये भी एक मेज़र है कंट्रोल करने के लिए फिजिकल डेफिसिट को। दूसरा जो है आपका है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और फिजिकल डेफिसिट में यही है ना कि घाटा हमारे पास हो गया है, अब एक्सपेंडिचर अगर अपना कम कर लो, ठीक, तो लोन कम लेना पड़ेगा, और लोन कम लेना पड़ेगा तो भैया गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अगर हम कम कर दें तो गवर्नमेंट का खर्चा जो है कम होगा, ठीक, तो लोन कम लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तीसरा है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कि विनिवेश। अब जैसे कि गवर्नमेंट आपने अभी देखा है कि LIC को वो कर रही है, भारत पेट्रोलियम को जो है प्राइवेटाइज कर रही है, इसमें से अपने स्टेक्स निकाल रही है, इसको डिसइन्वेस्ट कर रही है। इन सब से भी क्या है कि पैसा इसको मिल रहा है जिसको उठा के फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए काम करेगा, ठीक, तो कंट्रोल करने का हो गया। तो इसमें जो पहला और तीसरा जो रिसिप्ट थे, ठीक, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आपका हो गया
जो शेयर्स वेयर्स और ये सब होता है म्यूचुअल फंड, इनकी वजह से जो है ये गवर्नमेंट की जो है लाइबिलिटी को नहीं बढ़ाते हैं। ठीक, अब जैसे डिसइन्वेस्टमेंट मिल गया, LIC को हटाया, जितना बेचा उतना पा गया, इसमें कोई लाइबिलिटी थोड़ी ना, कोई लोन वोन थोड़ी ना लिया है। और जो दूसरा है कि रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये जो है अपना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करता है, तो इसकी वजह से जो हमें लोन वोन नहीं लेना पड़ेगा आगे भी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो गया। 28 क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो गया। 29 क्वेश्चन पे आ गए हैं, फिजिकल स्टिमुलस क्या है, कौन से इसमें जो है पार्ट है फिजिकल स्टिमुलस के। अगर आपने फिजिकल स्टिमुलस आपको पता होगा तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक, फिजिकल स्टिमुलस क्या कहता है यहाँ पे, फिजिकल स्टिमुलस ये कहता है कि इन चारों में से कि कौन कौन से हैं, बताइए इन चारों में से कौन कौन से हैं। देखिए चारों के चारों ही हैं। अगर आप फिजिकल स्टिमुलस होता क्या है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है, दो चीज़ें हैं कि एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, तो वो चाह रही है कि हम जो है रेवेन्यू को बढ़ाएं और एक्सपेंडिचर को जो है अपने कम करें, नहीं रेवेन्यू को सॉरी घटाएं। फिजिकल स्टिमुलस ये है कि जनता से हम रेवेन्यू को घटाएं और पब्लिक का जो है जो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है उसको बढ़ाएं। ठीक है, इसमें माफ़ कीजिएगा, फिजिकल स्टिमुलस का मतलब होता है रेवेन्यू कम करो, तो रेवेन्यू अगर कम करोगे मतलब टैक्स कम करोगे तो लोग के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा खर्चा करेंगे। ठीक, एक्सपेंडिचर तुम खुद भी बढ़ा दो, हेल्थ एजुकेशन इन सब पे अच्छे से वो करो एक्सपेंडिचर, तो इसको बोलते हैं फिजिकल स्टिमुलस। तो अगर आप रिड्यूस करोगे डायरेक्ट टैक्सेशन, हाँ बिल्कुल जो यहाँ मैंने बताया, इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, बिल्कुल यहाँ पे बताया, डेफिसिट फाइनेंसिंग, बिल्कुल होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि इसकी वजह से भी तो क्या हो रहा है, मनी सप्लाई बढ़ती है ना, पहले भी इतने 2-3 क्वेश्चन में बता दिया। ठीक है ना, मनी सप्लाई बढ़ रही है तो इसकी वजह से जो है इसकी वजह से भी होगा फिजिकल स्टिमुलस। और इंक्रीजिंग सब्सिडी, भाई सब्सिडी तो वही है, आप जैसे कोई चीज़ से सोलर पैनल था, मान लो गरीब लोग रूरल एरियाज़ में नहीं ले रहे थे, 100 रुपये में, अगर पहले मान लिया 10 रुपये की सब्सिडी थी, 90 रुपये था। अरे ई व्हीकल आपने देखे होंगे आजकल, ई रिक्शा बहुत जो चलते हैं, अब उसमें सब्सिडी वो 1.25 लाख रुपये तक का होता है करीबन। ठीक, अब उस पर जो है कई लोग नहीं ले पा रहे थे, कई लोग ने मान लो ले भी लिया। अब उसके अगर सब्सिडी बढ़ा दी जाए है 25,000 का, पहले थे 25 और बढ़ा तो 75,000 का हो गया, तो कई लोग और लोग ले लेंगे ना, तो लोगों का जो है ये खर्चा बढ़ा ना, फिर कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ा रहा है। ठीक, मनी सप्लाई बढ़ा दी, तो ये चारों ही हो जाएंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि हमें ये बताना है कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है सीक्वेंस है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बजट डेफिसिट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बजट डेफिसिट। मैंने आपको पहले क्वेश्चन करते हुए मैंने बताया था ना, ध्यान रखना, आगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बजट डेफिसिट कौन सा होता है। ठीक, बताइए, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिजिकल डेफिसिट सबसे बड़ा होता है, फिर बजटरी डेफिसिट होता है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, और उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट, और फिर आखिरी में रेवेन्यू डेफिसिट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग फंड, ये चारों जो फंड हैं विल बी कैटेगराइज्ड अंडर कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1 साल से ऊपर जो रेवेन्यू हम लोग को मिलता है उसको कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है। तो इसमें बताइए कौन कौन से जो है सही हो जाएंगे। इसमें देखिए पहले 3 तो हैं लेकिन चौथा नहीं है। ठीक, आंसर नंबर जो 31 है, इसमें कैपिटल रिसिप्ट आर सर ये वो वाले रिसिप्ट होते हैं जो इंक्रीज, या तो वो इंक्रीज लाइबिलिटी को बढ़ा देते हैं या फिर एसेट को कम कर देते हैं। ठीक है ना, एसेट को कम कर देते हैं या फिर लाइबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक, तो इसको जो है कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। रेमिटेंसेस जो हैं वो कैपिटल रिसिप्ट की तरह नहीं आते हैं, कैपिटल रिसिप्ट की तरह नहीं आते हैं रेमिटेंसेस। फॉरेन असिस्टेंस हाँ बिल्कुल आएगा। ठीक, देखिए क्या है कि लाइबिलिटी क्या है, आपने लोन दिया किसी से, आपको लोन वापस करना है तो लाइबिलिटी हो गई। और एसेट रिड्यूस के एसेट कर, अब एसेट क्या है, आपके पास मोटरसाइकिल है, सिलाई मशीन है, ठीक है ना, कोई जो है कमर्शियल व्हीकल है जिसको आप यूज़ कर रहे हो, ये जो है अगर ये ख़त्म हो जाए तो इसको रिड्यूस कर दिया तो ये जो है इसको भी कैपिटल रिसिप्ट इससे हमें मिलेगी। मान लीजिए आपका स्पेक्ट्रम है, आपका फॉरेन असिस्टेंस आपको मिल रहा है तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट में जोड़ा जाएगा। ठीक है, कि आपको जो है लाइबिलिटी इसमें क्या हो रही है, लाइबिलिटी आपको वापस देना भी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में क्या है आपको वापस देना, वो भी डॉलर या फिर फॉरेन करेंसी में देना। डिसइन्वेस्टमेंट में आपको कोई एसेट आपका कम हो गया
LIC में जैसे आपने अपने स्टेक्स कम कर लिए, जो पहले आपकी शेयर होल्डिंग मान लीजिए 70-80% थी और आप अब रह गई 50-51%, तो कम हो गई ना, तो इसमें कोई एसेट आपका कम हो गया, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट में माना जाएगा। मतलब वन टाइम अगर कोई हो रहा हो 1 साल के ऊपर हो तो इसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। फॉरेन असिस्टेंस भी जो है आपका लेकिन रेमिटेंसेज नहीं आएगा, रेमिटेंसेज इसमें नहीं आता है कैपिटल रिसिप्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। 32 में बोला गया है कि कमर्शियल बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेयर्स ऑफ कमर्शियल बैंक जो है वो रेगुलेट किए जाते हैं RBI से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कि इनमें से कौन कौन से जो है RBI इसको रेगुलेट करता है। तो RBI चारों को रेगुलेट करता है। एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस का, ब्रांचेस को एंड करना हो, ठीक है। 4 चेंजिंग द प्लेस ऑफ ब्रांच, मतलब आप CP दिल्ली से अगर आप लखनऊ लेके जा रहे हैं तब भी RBI रेगुलेट करेगा, कहेगा कि नहीं हाँ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मर्जर ऑफ द बैंक्स को तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 में 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, करेक्ट पूछा गया है कि इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि इसमें बोला गया है कि इफ़ पुलिस डिपार्टमेंट यूजेस व्हीकल फॉर पेट्रोलिंग, पुलिस डिपार्टमेंट जो है व्हीकल, जैसे आजकल आपने देखा होगा 100 नंबर वाली जो चलती रहती है ना, 100 नंबर वाली, तो वो उसको यूज़ करते हैं पेट्रोलिंग के लिए। देन जो ये एक्सपेंडिचर हुआ है व्हीकल पे, तो ये विल बी अकाउंटेड अंडर नेशनल इनकम। ये होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये सर्विस दे रहे हैं ना इसको, तो इसको जो है नहीं जोड़ते हैं हम लोग। फिनिश्ड और फाइनल प्रोडक्ट इस उसको काउंट किया जाता है नेशनल इनकम में, लेकिन फाइनल प्रोडक्शन जो यहाँ पे हो रहा है इज ऑफ सर्विस इन विच व्हीकल्स आर सब्सिडरीज। तो हमने जो सर्विस दी पेट्रोलिंग करके, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करके, उसमें व्हीकल जो है वो सब्सिडरी है, व्हीकल एक जरिया है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो इसलिए जो है नेशनल इनकम को नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इफ़ एनी एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स सम एक्स्ट्रा सैलरी अगर दे दी उसने, और कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए 2 लाख रुपये बोला था सालाना, लेकिन उससे ऊपर उसने मान लीजिए अगर 50,000 रुपये दे दिए, तो क्या ये अकाउंट किया जाएगा नेशनल इनकम में? नहीं, ये भी नहीं किया जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। इसमें पूछा गया मॉनेटरी पॉलिसी के कई सारे क्वेश्चन आ गए हैं, एक भी आपका नहीं बचेगा, ठीक। एक ये टेस्ट है और आगे भी टेस्ट इकोनॉमी का, उसमें भी कई सारे मॉनेटरी पॉलिसी पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो वो भी देखते रहिएगा। स्टे ट्यून्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग में, अब देखिए जब में आ जाता है ना, ज़्यादातर साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में यूपीएससी पूछता है कैन, में, इसमें ज़्यादातर जो है, ज़्यादातर ऑल ऑफ द एबव होता है आंसर, ठीक। ज़्यादातर बोल रहा हूँ, 100% नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये वैसे यहाँ पे भी जो बी ऑप्शन हो गया, 1 2 3 4 जो है, चारों इसमें हो जाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी के जो है इन्फ्लुएंस होता है लिक्विडिटी से, बिल्कुल भैया, ये नहीं होगा तो किससे इन्फ्लुएंस होगा? मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? मनी सप्लाई से रिलेटेड है, ठीक है, मनी सप्लाई से रिलेटेड। सो और लिक्विडिटी, ठीक सॉरी, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, मतलब लोन को देने के लिए, ठीक, इन्फ्लुएंस कर रहा है ना मॉनेटरी पॉलिसी, लिक्विडिटी बढ़ा रहा है या फिर कम कर रहा है। लोन को अगर जैसे रेपो रेट कम कर दिया तो लोन बढ़ने चाहिए, लोग ज़्यादा लोन कर दें, ठीक है ना, बैंक रेट कम कर दिया। इन्वेस्टमेंट जो है, हाँ बिल्कुल है, अगर आपने इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट कम किया, कहते हैं ना कि RBI जो है मॉनेटरी पॉलिसी अब एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को वो कर रहा है, तो ग्रोथ चाहता है, तो ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा, अगर कम लोन, सस्ता लोन मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा भाई। और पेमेंट टू फॉरेन लोन्स, ये भी जो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी जो है इन्फ्लुएंस करती है। जो फॉरेन जो हमें लोन्स दिए थे उनको वापसी करने के लिए जो है भाई, जब पैसा होगा, सस्ते लोन मिलेंगे तभी तो दे पाओगे कुछ, ठीक है। कुछ काम करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसा कमाओगे, तभी तो दे पाओगे, तभी तो इसमें जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए, करेक्ट पूछा गया। इफ इकोनॉमी इज फेसिंग द लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, अगर इकोनॉमी जो है, एग्रीगेट डिमांड क्या है ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। देन RBI फॉलोज एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट मतलब विस्तारवादी मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इफ़ RBI इंक्रीजेस द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट देन ही इज़ फॉलोइंग ईजी मॉनेटरी पॉलिसी। नहीं, ठीक है ना, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। देखिए पहला स्टेटमेंट सही था। अगर RBI इंक्रीज करता है, आपको ये पता होना चाहिए MSF क्या है और AD क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो रेट है उसको अगर ये बढ़ाता है
देन ही इज फॉलोइंग डियर या फिर हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी, ना कि इजी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो एमएसएफ होता है, एमएसएफ क्या है आपका, जो है ये बैंक से अगर जो है कोई भी, आरबीआई से अगर कोई भी जो बैंक है वो ओवरनाइट, कोई बैंक 1 है, बैंक 2 है, ओवरनाइट अगर कोई लोन लेता है कुछ समय के लिए, ठीक है ना, अबव द लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ के ऊपर। अब जैसे ज़्यादातर पहले ये था कि रेपो से 1% ऊपर जो है एमएसएफ रहता था। अगर रेपो अगर 5% है तो 6% जो है आपका ये रहेगा एमएसएफ, और तो आपको 6% पे लोन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये महंगा है। और तो इसलिए इजी मॉनेटरी पॉलिसी तो ना हुई डियर, अगर डियर मॉनेटरी पॉलिसी बोल रहा है या फिर हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी बोल रहा है तो दोनों का मतलब सेम है कि लिक्विडिटी या फिर कि लिक्विडिटी जो है इकोनॉमी में, यानी कि मनी सप्लाई क्या हो रहा है बताइए, मनी सप्लाई क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, लिक्विडिटी कम होगी। डियर मतलब, हार्ड मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मॉनेटरी सप्लाई, मनी सप्लाई को। ठीक, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से एलएएफ, और चलिए अभी इसका एलएएफ वाला मैं आपको अभी और बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर आपका हुआ ए। ठीक, एग्रीगेट डिमांड, एमएसएफ मैंने आपको बता दिया, एग्रीगेट डिमांड आप लोगों को कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 में ये पूछ रहा है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम इंक्रीज कर दें कैश रिजर्व रेशियो को क्रेडिट फॉर्मेशन पे, यानी कि लोन देने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए। डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर 100 रुपये हैं, आजकल 3.5% करीबन चल रहा है कि बैंकों को जो है अपना कैश जो है आरबीआई के पास रखना है। अगर आपने इसको उठा के 10% कर दिया तो अभी तो कितने 96.5 थे रुपए आपके पास, लेकिन अब जो है 90 रुपये बच गए, तो आप क्रेडिट क्या है, लोन कमी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक, मोस्ट अप्रोप्रिएट इन ऑप्शन में देखोगे तो जो है कमी इसमें लोन देने में आएगी ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में पूछ रहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडिया इज अवेलेबल ऑन वीकली बेसिस। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, ये दोनों इन्फ्लेशन नापने के लिए होते हैं। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हेडलाइन, हेडलाइन जो इन्फ्लेशन, और जो है दूसरा कौन सा है, कोर इन्फ्लेशन, ये क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। ठीक, पहला स्टेटमेंट बताइए क्या सही है क्या गलत है। अब ये मंथली पे होने लग गया है, ठीक है ना, और ये जो है रिकमेंड किया था अभिजीत सेन पैनल ने। अभिजीत सेन पैनल में, हो सकता है पूछ ले कि अभिजीत सेन पैनल किससे संबंधित है, तो ये इन्फ्लेशन के लिए जो है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स से संबंधित हैं। ठीक है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है कि वेटेज ऑफ फूड आइटम, फूड आइटम जो है सीपीआई में, वो उनका वेटेज ज़्यादा है क्या डब्ल्यूपीआई में, हाँ बिल्कुल ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया रिगार्डिंग आरबीआई, कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से सही है। इसमें बोला गया है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स बैंकर है, मतलब गवर्नमेंट का बैंकर है। क्या स्टेटमेंट सही है बताइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 38 में सी ऑप्शन है। ये सारे स्टेटमेंट सही है। एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देते हैं हम लोग कि ये हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर है, बिल्कुल कहा जाता है। ये गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बेचता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट को मोनेटाइज डेफिसिट के टाइम पे पैसे भी देता है, गवर्नमेंट की तरफ से सारी बोरोइंग जो है आपका आरबीआई करता है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। उतनी देर से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपका इट इज़ द गवर्नमेंट्स एजेंट भी होता है आईएमएफ में, इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड, और ये ऑब्जर्व भी करता है फंक्शन किसके, नाबार्ड के। नाबार्ड क्या है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो है कार्य करता है, ठीक है ना, नाबार्ड। ये तो इस तरीके से सी ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है व्हाट इज मेंट, आरबीआई बैंकर के बैंक कहने का क्या मतलब है, कि ये बैंकर्स का डिपॉजिट अपने पास रखता है। ठीक, क्या ये मतलब हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल है, पहला स्टेटमेंट सही है। इट प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स थ्रू रेपो, ये लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को थ्रू रेपो। रेपो क्या है, रीपर्चेज ऑप्शन, ये है आरबीआई और ये है भाई साहब आपके बैंक। ठीक,
ये आपको जो है सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देते हैं और कहते हैं रीपर्चेज हम करेंगे, ये मतलब एग्रीमेंट है आपका, ठीक है। 14 दिन छोटे शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये। और आरबीआई जो है इनको लोन देते हैं, पैसा देते हैं, ठीक इस तरीके से होता है। और जो भी रेपो रेट का रेट चल रहा होता है, जैसे आज के टाइम पे 4.4% चल रहा है, उस हिसाब से इस पे ब्याज लेते हैं बैंकों से। लेकिन कुछ समय के बाद जो है जी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस करते हैं और ये पैसा इनसे वापस ले लेते हैं, ठीक ब्याज के साथ में। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को 39 क्वेश्चन के बाद में ये को जवाब देना है कि ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि 2020 वाले प्रीलिम्स से पूछेगा। दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म रीपरचेज ऑप्शन क्या है, LTRO, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो आना चाहिए इन दोनों में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया कि व्हाट आर इंक्लूडेड अंडर लिक्विड मनी। लिक्विड मनी के अंदर क्या होता है, अब देखिए मैं आपको डेफिनेशन इसको बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देते हैं। लिक्विड मनी क्या होता है कि जो आसानी से आप डिमांड करें और आपको मिल जाए, जिसकी डिमांड खूब हो, मतलब आप जब भी इसको मांगे तब आपको मिल जाना चाहिए। तो ये, और जो जिसकी ज़्यादा फ्लो हो, सब लोग उसको जो है सब इजीली मिल जाए, उसको लिक्विड मनी बोलते हैं। तो इसमें बताइए आपको ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन कौन से इसमें लिक्विड मनी होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो देखिए तीसरा नहीं होगा इसमें, टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट जैसे कि फिक्स डिपॉजिट वाला जो होता है ना, इसमें टाइमिंग है, 10 साल के बाद आप लोगे, उससे पहले तोड़ोगे तो जो है उसमें आपको जो है पैसे कम मिलेंगे, ये सब होंगे, ठीक है। तो ये लिक्विड मनी नहीं है, बाकी सब लिक्विड मनी है। करेंसी जो पब्लिक के पास है, डिमांड डिपॉजिट जो है आपके पास बैंकों के, आपके बैंकों के पास, या फिर जो अदर डिपॉजिट विद आरबीआई हैं ऑफ इंडिया के, ठीक है, ये सब लिक्विड मनी होते हैं। जैसे CRR हो गया, SLR हो गया, ठीक है ना। तो ये सब जो है ये तो लिक्विड मनी होते हैं, लेकिन टाइम डिपॉजिट वाला जो है वो लिक्विड मनी नहीं होता। आप लोग को मनी सप्लाई वाला ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, ठीक। अपने पेड ग्रुप में तो हम लोग ने बहुत अच्छे से इसको कराया हुआ है। MO, इसमें नैरो मनी कौन सा होता है, ब्रॉड मनी कौन सा होता है, M1 M2, ठीक, M3 क्या क्या डिफरेंस है, पोस्ट ऑफिस का कुछ एक डिफरेंस होता है, किसी में कुछ होता है, ठीक। ये आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 41, अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया, ध्यान देखिएगा। बैंक रेट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक रीडिस्काउंट, चलिए बता देता हूँ। अच्छा, रीडिस्काउंट का मतलब होता है बाइंग बैक, फिर से मतलब खुद से ही खरीद लेना, ठीक है। बाइंग बैक, रीडिस्काउंट का मतलब यहाँ पे ये होता है रीडिस्काउंट्स द बिल ऑफ कमर्शियल बैंक्स। क्या स्टेटमेंट ये सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक। बैंक रेट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक रीडिस्काउंट्स द बिल्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। और बिल्स, अब मैंने पहले आपको बताया था कि ये बिल्स जो होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, बॉन्ड्स, जब बॉन्ड्स को हम 1 साल से नीचे के लिए जब वो यूज़ करते हैं, 364 दिन से, एक दिन से लेकर 364 दिन तक यूज़ करेंगे, तो उसको बिल बोलते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की तरह ही है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरह ही है, बस को यहाँ बिल बोल रहे हैं। तो ऐसे बिल जो कमर्शियल बैंक्स के पास होते हैं, वो अगर रिजर्व बैंक वापस खरीद लेता है बैंक रेट पे, तो बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे जो है रिजर्व बैंक बाई बैक करता है बिल्स को कमर्शियल बैंक से। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, समझ में आ गया ना। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। अभी पीछे वाले क्वेश्चन मैंने कुछ बताया था आपको, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसलिए गलत है और इसीलिए ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। रीडिस्काउंट का मतलब होता है बाइंग बैक, इतना ध्यान रखना बस। क्वेश्चन नंबर 42 में हम देखेंगे कि प्रॉब्लम, इसमें करेक्ट पूछा गया प्रॉब्लम ऑफ डबल टैक्सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया ये टॉपिक, इसमें थोड़ा टाइम लेंगे हम लोग, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ डबल टैक्सेशन स्टार्ट्स व्हेन सोर्स कंट्री एंड टैक्स इम्पोजिंग कंट्रीज बोथ यूज देयर राइट्स एज वेल, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, मैं बताता हूँ क्या, कौन से बताऊंगा, आप लोग खुद समझ में आ जाएगा, आंसर निकाल लोगे आप। दूसरा है कि डेवलप कंट्री आर इन फेवर ऑफ सोर्स बेस्ड टैक्सेशन, वाइल जो डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश जो है, वो फेवर में रेसिडेंट बेस्ड टैक्सेशन पे। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। डेवलप कंट्रीज जो फेवर में है वो है रेसिडेंट बेस्ड पे, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो फेवर में है सोर्स बेस्ड पे, ठीक है।
अब आप समझिए ऐसे, एक ये है, यहाँ पे है गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेज़ॉन, गाफा इसको बोलते हैं, ठीक। और ये कहाँ पे है सब? यूएसए में। और ये है इंडिया, ठीक। इंडिया जो है विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक। अब ये गाफा ये सब लोग काम करते हैं इंडिया में, ठीक। यहाँ पे बेस्ड हैं, तो ये रेसिडेंट कहाँ के हुए? यूएसए के हुए। ध्यान से समझना एकदम, ठीक। और ये काम सारा करते हैं इंडिया में। इंडिया में आप देखते हो ना, यूट्यूब पे ऐड आ रहा है, ये सब आ रहा है, ठीक है ना। यूट्यूब किसका है? गूगल का है। तो ऐड आ रहा है, तो इसका सारा पैसा जो है यूएसए कहता है कि ये रेसिडेंट बेस्ड होना चाहिए। डेवलप कंट्रीज आर इन फेवर ऑफ रेसिडेंट बेस्ड टैक्सेशन। रेसिडेंट बेस्ड क्योंकि ये यहाँ के कंपनीज हैं, यहाँ के रेसिडेंट हैं, यहाँ पे इनको रजिस्टर कर रखा है, तो यहाँ पे इनको टैक्स देना चाहिए। वहीं इंडिया वाले क्या कहते हैं? इंडिया वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यहाँ से लोग, यहाँ पे लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा तुम इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, हमारी द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाई जो जा रही है उसको यूज़ कर रहे हो, तो तुम यहाँ से पैसा कमा रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पे मतलब यहाँ से तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम है। ये दो वर्ड याद रखना, सोर्स ऑफ इनकम और रेसिडेंट जहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो सोर्स ऑफ इनकम तुम्हारे यहाँ पे, तो तुम्हें टैक्सेशन यहाँ देना चाहिए इंडिया में, ना कि तुम्हें जहाँ पे तुम रेसिडेंट, जहाँ पे तुम बेस्ड हो, ठीक। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई, तो इसलिए स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया था। अब जो पहला स्टेटमेंट था वो आपको खुद समझ में आ गया। अगर दोनों कंट्रियां आपस में कहने लगे कि हमारा राइट है टैक्स करने का, हमारा राइट है टैक्स करने का, तो जो है डबल टैक्सेशन प्रॉब्लम की स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ गया? ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे 40। अच्छा, पहला कौन सा आंसर हो गया 42 का? ए ऑप्शन हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। 43 में जो है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि फिक्स्ड रेपो। अब यहाँ पे एक टर्म अलग सा था तो मैंने उसे जोड़ देता हूँ। फिक्स्ड रेपो और टर्म रेपो, ये दो टर्म थे। फिक्स्ड रेपो इज द रेपो एट विच कमर्शियल बैंक जो है वो बोरो करते हैं रिजर्व बैंक से एट फिक्स्ड रेट थ्रू बिडिंग प्रोसेस। नहीं, बिडिंग प्रोसेस पे नहीं करते हैं, इसीलिए गलत है। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी पे करते हैं। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी करते हैं, मतलब रेपो और रिवर्स रेपो पे, ठीक है ना। और ये जो है आपका मतलब जब भी कोई लिक्विडिटी जो है की कमी पड़ जाती है तो बैंक जो है इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। रीपर्चेज एग्रीमेंट के थ्रू, मतलब इसमें सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनका लेन देन होता है, फिर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक। दूसरी तरफ जो है अंडर टर्म रेपो, कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई थ्रू एलएएफ विंडो। नहीं, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस के थ्रू होगा। तो यहाँ पे अगर आप एक दूसरे ये स्वैप कर दोगे, ठीक, बिडिंग वाला प्रोसेस यहाँ ले आओ और एलएएफ विंडो यहाँ ले जाओ फिक्स प्रोसेस में, फिक्स रेपो में, तो यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक। अब ये समझ लेते हैं कि फिक्स रेपो इज द रेपो एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई एट फिक्स रेट थ्रू एलएएफ, ठीक। फिक्स रेपो जो है एलएएफ से है, एलएएफ में भी एफ है, ऐसे याद कर लो आप, ठीक। दूसरा ये है कि जो टर्म रेपो है वो बिडिंग प्रोसेस के थ्रू होता है, मतलब ऑक्शन होता है वहाँ पे, और ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है ना। टर्म रेपो आपका क्योंकि तो टर्म था या फिर टाइम था, ठीक है ना, इससे जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। फॉर लॉन्ग टाइम इफ बैंक नीड फंड फॉर रिलेटिवली मोर ड्यूरेशन द आरबीआई विल अनाउंस ए टर्म रेपो ऑक्शन। टर्म रेपो ऑक्शन होगा, उसमें बिडिंग होगी, और उसके बाद जो है इसका इंटरेस्ट रेट भी जो है वेरीड होता है डिपेंडिंग ऑन द ऑक्शन रेट। जिस हिसाब से जो बोली लगाएगी उस हिसाब से इसका इंटरेस्ट रेट भी डिफरेंट हो जाता है। अब एलएएफ समझ लेते हैं। एलएएफ जो है मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है जो अलाउ करता है बैंकों को बोरो करने के लिए मनी थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इन सबको। एलएएफ को जो है इज यूज टू एड बैंक्स इन एडजस्टिंग डे टू डे मिसमैचेस जो लिक्विडिटी में हो गया है उसको सही करने के लिए बैंक्स को हेल्प करता है इसके थ्रू, ठीक है, एलएएफ के थ्रू। और मतलब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो है लेन देन करके पैसे वैसे ले सकते हैं। एलएएफ कंसिस्ट करता है रेपो और रिवर्स रेपो का से ऑपरेशन से, और रेपो रिपर्चेज ऑप्शन आपको पता है कोलेटरलाइज्ड लेंडिंग होती है, जिसमें मैंने पहले बताया था आरबीआई से आप को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देते हो और उनसे पैसे ले लेते हो, ठीक, शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। और ये सिक्योरिटीज़ जो है वापस आरबीआई को देनी पड़ती हैं कुछ एक प्री डिटर्मिन रेट और डेट के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि करेक्ट पूछा गया कि एवरी इंक्रीज इन प्राइस वुड नॉट बी इन्फ्लेशनरी नेसेसरली। कोई अगर जैसे आपको मालूम है कि WPI होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इसमें कई सारी बास्केट होती हैं, बहुत सारे इसमें आइटम्स होते हैं। अब किसी एक आइटम के प्राइस बढ़ने से क्या इन्फ्लेशनरी हो जाएगा, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब इसमें ये पूछा गया एवरी इंक्रीज इन प्राइस वुड नॉट बी, अच्छा वुड नॉट भी बोला हुआ, देखा एक एक सब्जेक्ट, तो ये नेसेसरी नहीं है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है आपका सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जो क्वांटिटी एंड वेलोसिटी ऑफ मनी बोथ इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही बात है। अगर मनी बहुत धीरे धीरे चल रहा है या बहुत तेजी से चल रहा है, और सप्लाई डिमांड को अगर आप कर्व को लेंगे तो इसकी वजह से जो है आपका जो है इन्फ्लेशन हो सकता है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, समझिए। इन्फ्लेशन ये होता है कि जनरल प्राइस लेवल, ये इसमें कई सारी कम्युनिटीज़ थी, तो ये इनमें सब में अगर जो है इन सब का अगर पहले मान लीजिए कि ये चल रहा था रेट प्राइस लेवल, अब ये धीरे धीरे उठ के ऐसे हो गया, तो ये जो जनरल प्राइस लेवल राइज हुआ, ठीक, किसी एक सस्टेन्ड पीरियड, टाइम पीरियड के लिए, ये नहीं कि एक दिन के लिए हुआ फिर बैठा रहा, मतलब एक क्वार्टर, मतलब 3 महीने 4 महीने, ठीक, इस तरीके से जनरल प्राइस राइज हुआ कुछ सस्टेन्ड टाइम पीरियड के लिए, और ये पूरी बास्केट कम्युनिटी बास्केट वाले के लिए, तब उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। समझ में आया ना? ठीक। अब आप लोगों को बताना है कि WPI के बास्केट में कितने वो क्या कितने मतलब कमेंट में आपको लिखने कितने मतलब प्रोडक्ट्स हैं इसमें, और CPI में कितने कितने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करेक्ट पूछा गया। इन्फ्लेशन नेसेसरीली मोटिवेट्स एंटरप्रेन्योर फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं। अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो इन्वेस्टमेंट करने का क्या मतलब, महंगाई बढ़ गई यार तो लोग कम खरीदेंगे ना, तो मतलब लोग कम खरीदेंगे, लोग पास पैसा कम बचेगा, तो यार कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, डिमांड कम होगी, तो लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, समझ रहे हो। दूसरी चीज़ है कि इन्फ्लेशन बैडली अफेक्ट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको बताया था, एक देश है इंडिया, उसके दुनिया से जो भी लेन देन हो रहे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उसको जो है पेमेंट हम लोग फॉरेन करेंसी में करते हैं इंडिया कन्वर्ट करके, ठीक। तो एक्सपोर्ट जब करते हैं तो हमको फॉरेन करेंसी आती है, इंपोर्ट करते हैं तो जाती है, तो इस तरीके से जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा होता है। और इन्फ्लेशन जो है ये वाकई में बैडली अफेक्ट करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन जो है गलत था, ठीक। आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योर ज़्यादा नहीं करेगा, मोटिवेट नहीं करेगा, कम करने करेगा। इन्फ्लेशन मोटिवेट्स इन्वेस्टर फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट बट नॉट नेसेसरली, कोई ज़रूरी नहीं है चीज़ हो। इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन मैनी अदर फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स पे होता है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है सर ये सही है, क्योंकि इसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही करना जो है कॉस्टली हो जाता है। अब इम्पोर्ट ही देख लो यार, मतलब जो इन्फ्लेशन बढ़ गया तो हमारा जो है सारी चीज़ें, मतलब लोग के पास पैसे नहीं बचते हैं, ठीक। समझ में आया था जो भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इकोनॉमी जो है पूरा डिमांड और सप्लाई से पूरी डिराइव की जा सकती है, समझ रहे हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, एक्सचेंज रेट हो, कुछ भी हो, सब कुछ जो है डिमांड सप्लाई से किया जा सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल इंक्रीज द प्राइस लेवल। इनमें से निम्नलिखित कारकों में से कौन से मांग की वजह से मूल्य स्तर में वृद्धि करेंगे। फैक्टर्स कौन से ऐसे हैं जो इंक्रीज करेंगे प्राइस लेवल कॉज बाय डिमांड एक्सेस, मतलब डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई, कहते हैं तेरे भाव बढ़ गए हैं क्या, मतलब तेरी मतलब ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं क्या, ठीक। क्वेश्चन नंबर इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 46 में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्टेटमेंट दे रखे हैं, आप लोग बताना कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें देखिए दूसरा और तीसरा सही है। इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, मतलब जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, इसको एडमिनिस्ट्रेड प्राइस भी बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है इसे। तो अगर इसको अगर आप बढ़ा देते हो, तो जैसे वीट पे आपने बढ़ा दिया 1925 के आसपास कर दिया है, अभी इस पे बढ़ा दिया, तो सप्लाई साइड से ये वो हो गया ना, सप्लाई साइड से पैसा इसका बढ़ गया, तो अब डिमांड यहाँ पे एक्सेस थोड़ी ना हुई, यहाँ पे सप्लाई साइड से ही पैसा बढ़ गया, तो जो प्राइस बढ़ा है वो सप्लाई साइड से बढ़ा, डिमांड की वजह से नहीं बढ़ा। डिमांड बढ़े और सप्लाई कम हो जाए तब पैसा बढ़े, तो उसको बोलेंगे प्राइस लेवल का जो राइज हुआ है, इंक्रीज हुआ है,
ड्यू टू डिमांड एक्सेस, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। समझ में आया ना एग्जाम्पल से। और चौथा स्टेटमेंट जो था कि इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, अरे ब्याज दर बढ़ने से तो लोन अगर महंगे हो गए तो फिर जो है किसी को महंगा, कोई मान लीजिए कोई जो है साइकिल बनाता था, अब उसको पैसे की जरूरत पड़ी, पिछले साल लोन सस्ते थे तो उसने सस्ती साइकिल बनाई, इस बार तो उसको पीछे से पैसा ज़्यादा महंगा मिल रहा है, उसको ब्याज व्याज भी ज़्यादा देना है, तो मैं जो है अगर पिछले मान लीजिए 1500 की रुपए की बाइसिकल बना दो तो इस बार जो है 1650 की बनाएगा। सप्लाई की तरफ से ही इसको पैसा महंगा मिला ना, डिमांड की वजह से थोड़ा ना उसको 1650 रुपये हुए, तो इसलिए ये वाला भी नहीं होगा, सप्लाई साइड की वजह से होगा इंक्रीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉरेन कैपिटल इनफ्लो हुआ, खूब सारा पैसा आया भारतीयों के पास में, इन्होंने खर्चा करना चालू हुआ। एप्पल का ही फ़ोन लेंगे भाई साहब, एप्पल का, ठीक, भले ही 150 रुपये किलो के एप्पल को छांटते ना हो, देखते भी ना हो, ठीक, एप्पल का फ़ोन लेंगे, क्या फॉरेन कैपिटल इनफ्लो आया तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई, तो प्राइस लेवल राइज हो गया। उसके बाद ये है कि एक्सपेंडिचर ओवर प्रोजेक्ट ऑफ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, जो एक्सपेंडिचर जो है ओवर प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग, इसमें भी जो है हमारा डिमांड एक्सेस हो जाता है, प्राइस लेवल राइज हो जाता है। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वो हमेशा मतलब वो लेस होती है वैल्यू ऑफ जीडीपी एट फिक्स प्राइस। अब आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस और फिक्स प्राइस, मार्केट प्राइस में आपको बता चुका हूँ, सब्सिडी जोड़ के और डिप्रिसिएशन और सब्सिडी जोड़ के और माइनस कर दो इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस बोलेंगे। ठीक है, और वहीं आपका जो फिक्स प्राइस है, मतलब वो आप जो फैक्टर कॉस्ट वाली, ठीक है, तो इसमें जो है जीडीपी, जो पहला स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ क्या क्या पूछा, करेक्ट पूछा हुआ है। इन जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो होता है वो लेस देन होता है क्या आपका, नहीं 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 नहीं, ये ज़्यादा होता है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इन्फ्लेशन इज इंक्लूडेड, सो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर मोर देन जीडीपी एट फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस जो जीडीपी पे होता है, मतलब कॉन्स्टेंट प्राइस पे, मतलब मान लीजिए 2011-12 पे हम लोग निकाल रहे हैं इसको, तो उससे जो है मार्केट प्राइस, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन भी जुड़ा हुआ है और इन्फ्लेशन होने की वजह से जो है महंगाई बढ़ी है, तो जीडीपी एक जो है ज़्यादा दिखाई देती है कि जीडीपी बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा, तो ये जीडीपी या मार्केट प्राइस ज़्यादा होता है फिक्स प्राइस से, कॉन्स्टेंट प्राइस से। ठीक है, तभी के लिए हम लोग एक स्टेबल बेस ईयर रखते हैं, और जिससे जो है ज़्यादा असली रियल जो है जीडीपी की क्या ग्रोथ हुई है उस पर हम लोग मेज़र कर सकें। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ मोनेटाइज जीडीपी ग्रोथ और रियल जीडीपी ग्रोथ, रियल जहाँ पे आ गया मतलब कि इन्फ्लेशन जोड़ रखा है, इन्फ्लेशन का जो है उसमें फैक्टर लिया गया है, तो डिफरेंस ऑफ मोनेटाइज्ड जीडीपी ग्रोथ एंड रियल जीडीपी ग्रोथ इज़ जीडीपी डिफ्लेटर। और जीडीपी डिफ्लेटर का आपको जो फॉर्मूला वही पता ही है कि नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी, ठीक, इनटू 100। तो यहाँ पे बोला है कि डिफरेंस जो होता है मोनेटाइज जीडीपी ग्रोथ एंड रियल जीडीपी ग्रोथ, तो इसको जो है जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, जीडीपी डिफ्लेटर क्या आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, बोलो उसकी डेफिनेशन बताइए, फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर रीसेंट ईयर हाई इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया, जो इन्फ्लेशन जो है हाई चल रहा है हमारे रिसेंट ईयर्स में, वो क्यों हो रहा है, उसके जो है कारण बताइए। 4 यहाँ दे रखे हैं, आपको ऑप्शन देख के बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, चारों ही हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ गया है, मैंने आपको बता दिया। फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोग की फूड हैबिट्स, फूड इन्फ्लेशन मतलब जो है प्याज और ये सब जो है इसके दाम बढ़ गए हैं, जनरल प्राइस लेवल में बढ़ा है, पहले ये था, बढ़ गया है इसका फूड आइटम्स में प्राइजेस, तो उसकी वजह से बढ़ा है। और चेंज इन फूड पैटर्न ऑफ कस्टमर्स, अब लोग जो है ज़्यादा न्यूट्रिशियस खाना चाहते हैं, मीट मछली और दूध और ये सब जितने भी न्यूट्रिशनल वाले हैं ना, तो इसलिए फूड पैटर्न कस्टमर्स का बदल गया है, क्योंकि अच्छी पर कैपिटा इनकम हो रही है, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ा है। ठीक है ना, और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, मतलब जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या कहते हैं कि जो हम लोग ये मेटल्स, केमिकल्स और ऑयल, क्रूड ऑयल अगर महंगा इंपोर्ट कर रहे हैं, अब वो उससे जो है पेट्रोल डीजल बना, डीजल के थ्रू जो है ट्रक चलते हैं हिंदुस्तान में जो है 70% के आसपास जो है सब रोड के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, ट्रक खूब ज़्यादा चलते हैं। और जब ये डीजल महंगा हो गया, ट्रक ज़्यादा महंगे हो गए, तो ये लोग जो सामान लेके आते हैं, जैसे अनियन लेके आए, ये भी महंगा हो गया। समझ में आया ना, ये सब कनेक्टेड है इकोनॉमी में। इकोनॉमी अगर बीच में रख दिया जाए ना,
और फिर पूरा सिलेबस ऐसे देखा जाए, पूरा सिलेबस तो सब कुछ कनेक्टेड होगा, चाहे साइंस हो चाहे हिस्ट्री हो, सब कुछ कनेक्टेड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 48 का। 49 में बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, टैक्स टेररिज्म की बात करिए कि ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मे बी एग्जाम्पल ऑफ टैक्सेस। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा। यार इस तरह के क्वेश्चन मैंने इसलिए दिए मे बी वाले ताकि आप लोग को थोड़ा सा ही पता चल जाए, लेकिन हमेशा नहीं सही होता, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन मतलब आपने कोई जो वोडाफोन के साथ हुआ, आपने सुना होगा, इसको टैक्स टेररिज्म बोलते हैं कि वोडाफोन की डील हो गई थी और उसने ख़रीद लिया था हज को, और उसके बाद जो है हमने, उस समय हमारे पास कोई ऐसा लॉ नहीं था कि हम उसको जो है उससे टैक्स वैक्स मांग सके, तो हमने क्या किया, आज लॉ बनाया और इनकी डील से पहले उसको लागू कर दिया कि तब से लागू होगा, फिर इनसे कहा आप पैसे दे, ठीक। तो टैक्स टेररिज्म है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मतलब कि वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपका इनकम टैक्स था, उसमें कुछ लूप होल्स रहते, अब हमने उसका उल्लंघन तो ना किया, इलीगल थोड़ी ना, फिर अभी हमने अगर उसको बचाया अपने टैक्स को, प्रॉफिट कर रहे हैं, तो आप फिर ये क्यों मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लगा रहे हो, हमको टैक्स नहीं देने देते। तो ये मतलब किसी भी तरीके से अगर आप एक्सेसिव कंट्रोल करते हो टैक्सेशन पे, कराधान पे, तो उसको टैक्स टेररिज्म बोला जाएगा। एक टैक्स टेररिज्म का एक एग्जांपल ये भी है, जैसे आपने सुना होगा कैफ़े कॉफ़ी डे वाले जो ओनर थे उन्होंने सुसाइड कर लिया, उन्होंने कहा कि टैक्स अथॉरिटीज़ वाले बहुत तंग कर रहे थे, ठीक। तो ये वाला जो है इसमें ओवर कंट्रोल ऑफ टैक्स इवेजन, ठीक। टैक्स इवेजन पे भी अगर ओवर कंट्रोल कर रहे हो कि मतलब जो नहीं भी है, जो सही से लोग कर रहे हैं काम, उनको परेशान किया जा रहा है। और टू मैनेज द इंटरेस्ट रेट इन सच ए वे दैट द पेएबल रिफंड वुड रिड्यूस टू जीरो, ठीक। इस तरह से ब्याज दर का प्रबंधन करें कि देय धन वापसी शून्य हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से भी जो है टैक्स टेररिज्म को कहा जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा गया है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है ये किससे संबंधित है, ठीक। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण किससे संबंधित है, तो यहाँ पे जो है 1 सही है, ठीक। इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है मॉनेटरी पॉलिसी तो भाई उसी के लिए है ही है, आपको पता ही है, उर्जित पटेल कमेटी के बाद से, तो ये जग जाहिर है। और फिर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी आई है जिसके अंदर क्या होते हैं, आरबीआई के हेड होते हैं और गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं, इसीलिए जो है आरबीआई, और चौथा ऑप्शन से ही गवर्नमेंट के भी तो लोग हैं ना अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, और जिसका काम क्या है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का। तो पहला, तीसरा और चौथा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग डायरेक्टली नहीं करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे किए 50 क्वेश्चन इकोनॉमी के। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जो है इसी तरीके से पूरा जो है इसको देखिए अंत तक, और अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन को सुनते हुए खूब अच्छे से जो है एग्ज़ाम को तैयारी करते रहिए। पोस्टपोन होगा नहीं होगा वो बात की बात है, आपको अपना काम करते रहना, रिलैक्स मोड में मत आइए, कंफर्ट जोन में मत आइए, ठीक। आपको अगर पेड ग्रुप हमारा अभी भी ज्वाइन करना है तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर दे रखा है 8564880530 और 9696066089। हमारा जो है पेड कोर्स क्रैश कोर्स चल रहा है और टेस्ट सीरीज चल रही है, पूरी टेस्ट सीरीज 25 टेस्ट है जिसमें 14 सेक्शनल है और 11 जो है फुल लेंथ टेस्ट है 100 क्वेश्चन के, ठीक। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए कोरोना से, खूब पढ़ते रहिए, सिलेक्शन अपना मजबूत करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।